तो आपका पहला चैप्टर है एसएसटी में संसाधन और विकास, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। हाई स्कूल का पहला चैप्टर है जियोग्राफी में या फिर भूगोल में संसाधन और विकास, ठीक है। चैप्टर का नाम देख लो, संसाधन और विकास, ठीक है। इंग्लिश में क्या बताया हूं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब संसाधन क्या है, मैं आपके लिए उदाहरण दे रहा हूं, डेफिनेशन बताने की कोशिश करना, ठीक है। संसाधन क्या है, जैसे पेट्रोल, डीजल, पानी, हवा, सौर ऊर्जा और मोटरसाइकिल, ठीक है, ट्रक, क्या, कोयला, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं किसके, संसाधनों के। तो संसाधन है क्या, आप ये कह सकते हो रिसोर्सेज क्या है कि कुल मिलाकर के ये हमारे जीवन को आसान बनाने वाली चीजें हैं, या प्रकृति से या मानव से हमारे लिए उपहार स्वरूप प्राप्त होती हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए जिन्हें यूज करते हैं वो क्या होंगे, संसाधन कहलाएंगे, ठीक। या फिर आप ऐसे कर कह दो, जिन चीजों का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। जिन चीजों का उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं। अब सुबह उठोगे तुम, बिल्कुल ठीक है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूं सुबह उठने के बाद फिर से सो जाते हो, ठीक, ऐसा नहीं। जैसे आप सुबह उठे तो सुबह उठने के बाद आप क्या काम करोगे, वॉशरूम जाओगे या मुंह धोगे या नहाओगे, किसका यूज कर रहे हो, पानी का। और पानी क्या होगा, हमारा आवश्यकता को ही तो पूरा कर रहे हैं हम किसका यूज कर रहे हैं, पानी का, वाटर का। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिसोर्स या फिर संसाधन, ठीक है। विकास या डेवलपमेंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम संसाधन पर तवज्जो देंगे, ठीक है। तो पानी हमारा क्या हो गया, संसाधन हो गया। आप दूसरी चीज इसी के संदर्भ में आगे बढ़ोगे, वायु का यूज हम करते रहते हैं आवश्यकता अनुसार सांस लेने के लिए, संसाधन हो गया। अब आपको वहां से यहाँ तक आना था, अपने घर से यहाँ तक, आप साइकिल का यूज करके आए हो, कुछ लोग टैया टैया आए होंगे, ठीक है, आप साइकिल का यूज करके आए हो। तो आप जब साइकिल का यूज करके वहां से यहाँ तक आए हो तो उस साइकिल को हम क्या नाम देंगे, रिसोर्सेस या फिर संसाधन। तो ऐसी जो जिन चीजों से हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। समझ रहे हो, नवाजिश नाम तो ये संसाधन कहलाते, रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब हम उदाहरण ले लेना है, पहला होता है हमारे पास, तो ये तो समझ गए ना कि जो आवश्यकताओं को पूरा करे वो क्या होगा, या हम आवश्यकता अनुसार जिन चीजों का प्रयोग करें वो क्या होगा, संसाधन। एक आएगा इसमें प्राकृतिक संसाधन, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। किताबों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ कर्तव्य हमारा भी है प्रियंशु बताने का। तो पहला कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन, in English it is called natural resources, natural resources, ठीक है। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ऐसे संसाधन जो हमें, ऐसे रिसोर्सेस जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप गिफ्ट के तौर पर मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मतलब उन्हें हम नहीं बना सकते हैं सौरभ, हम नहीं बना सकते हैं, हमें कौन देगा उसे बना करके, खुद प्रकृति। लेकिन ये डेफिनेशन किस हद तक सही है इसे तो हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपके लिए बता दे रहा हूं कुछ संसाधन ऐसे हैं जो मानव की क्रियाओं का ही परिणाम है, ठीक है, मतलब हम ही लोगों की क्रियाओं का परिणाम है। जैसे कि जमीन के अंदर से पेट्रोलियम का निकलना, गैस, डीजल, ठीक है, पेट्रोल, इन सारी की सारी चीजों का निकलना, ठीक है। जैसे कि कोयले का निकलना, अब जमीन के अंदर कोयला कहां से आ गया,
किसी ने आग लगाई थी जमीन के अंदर जा करके, ठीक है। जमीन के अंदर कई हजारों वर्ष पूर्व, ठीक है, या लाखों वर्ष पूर्व पेड़ पौधे दब गए। दबने के बाद में रासायनिक क्रियाएं हुई और उन पेड़ पौधों से क्या बन गया? कोयला बन गया। समझ में आ रही बात? या फिर दूसरी चीजें कन्वर्ट हो गई। तो ये जो संसाधन है प्राकृतिक, इसका क्या मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें जो कि प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन परिणाम किसका है? मानव क्रियाओं का, कि हम ही ने जो क्रियाएं की हैं, अधिकांश संसाधन उसी के द्वारा बनते हैं। तो पहली डेफिनेशन क्या थी संसाधन की? जिन्हें हम आवश्यकता के अनुसार पूरा करते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रकृति द्वारा उपहार स्वरूप मिलते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे जल, पानी घर पे थोड़ी बनाते हो तुम लोग, हैं? और ये हवा फांकते हो, वो ये भी तो प्रकृति ने, कुदरत नहीं दी है फ्री में। कोई पैसा से लेता है तुमसे इसका, सांस लेने का? नहीं ना, ठीक है। हवा, जैसे सूरज की रोशनी, सौर ऊर्जा, ठीक है। जैसे पेट्रोल, इसका पैसा ले रहे हैं, ठीक है। किसका पैसा ले रहे हैं? पेट्रोल का, ठीक। डीजल, गैस, जो कि मिल ही नहीं रही अभी। क्यों छेड़ रहा है उसे तुम? शैतानी मत करिए। ये क्या कर रहा था पीछे से? ठीक, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? गैस मिल नहीं रही है, ठीक है। मूली उली खाया करो, ठीक। तो मूली खाओगे पेट वेट खराब होगा, समझ रहे हो? बाकी तुम समझदार हो यार। जल, हवा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या है? प्रकृति की देन है, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। अब इनके लक्षण क्या होंगे? लक्षण का मतलब है इनकी विशेषताएं, ठीक।
माइक में थोड़ी गड़बड़ आ गई है। चलो देखो, निजी का मतलब क्या है, बोलो। निजी संसाधन, या फिर इसे हम एक नाम और दे देंगे, व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, निजी संसाधन कहते हैं, या फिर व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इंग्लिश में इसे बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन या ऐसे रिसोर्सेज जिन पर एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होगा, ठीक, या किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार होगा, उसे हम क्या नाम बोलेंगे, व्यक्तिगत या फिर निजी संसाधन। जैसे आपके गांव में खेती बाड़ी होती है, ठीक है, खेती बाड़ी वाली जो भूमि है, उस, जैसे मान लीजिए 3 बीघा किसी का खेत है, तो एक व्यक्ति का उस पर अधिकार रहा होगा। अगर एक व्यक्ति का अधिकार है तो उसे क्या कहेंगे, निजी संसाधन, ठीक है। ऐसे ही कि बाग है अगर आसपास लगा हुआ, उस पर भी एक व्यक्ति का अधिकार है, कैसा है, व्यक्तिगत या फिर निजी संसाधन, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। अब थोड़ा ऊपर आ जाओ इससे, सामुदायिक, सामुदायिक संसाधन ये क्या होते हैं, यहां पर एक व्यक्ति का अधिकार है, यहां पर पूरे समाज का अधिकार होगा बराबर का, ठीक है। यहां पर एक व्यक्ति का अधिकार है और यहां पर किसका होगा, पूरे समाज का अधिकार। जैसे क्या लिखा है ये, कब्रिस्तान, ठीक है, इसमें सभी लोग दफनाए जाएंगे ना, ऐसा थोड़ी होगा कि एक व्यक्ति को दफना के कब्रिस्तान बंद कर दिया। शमशान, कैसे कैसे उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें मैं, नाप शनाप, ठीक है। तालाब, अब ये तालाब निजी क्षेत्र वाला नहीं होना चाहिए। पार्क, पिकनिक स्थल, सरकारी अस्पताल कह सकते हो, ठीक है। तो ऐसे संसाधन जिसपे पूरे समाज का बराबर का अधिकार होता है क्या कहलाते हैं, हमारे सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अगला है इसके बाद राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। राष्ट्रीय, ऐसी संपत्ति जो राष्ट्र के अंतर्गत आएगी या जिस पर किसी भी राष्ट्र के व्यक्तियों का अधिकार होगा, क्या क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय। पढ़ रखा है तुमने, सही है, अच्छी बात है, ध्यान है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक देश के नागरिकों का या एक राष्ट्र का अधिकार होगा, या फिर जो एक राष्ट्र के संसाधन होंगे उसे हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क, और बताओ रेल, ठीक है, सड़क हो गई, रेल हो गई, ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलेंगे, हाईवे। अरे हाईवे सड़क ही तो है। हेलीकॉप्टर एक व्यक्ति भी खरीद सकता है, व्यक्तिगत में भी आ जाएगा वो, ठीक है। हेलीकॉप्टर पे कैसे हो जाएगा, राष्ट्र के नहीं, ये तो हम लोग यूज कर रहे हैं ना कंटिन्यूअसली। हेलीकॉप्टर कहाँ यार देख रहे हैं अपने लोगों के लिए, ठीक, उसमें तो डॉली चाय वाला बैठ सकता है, वो जीभ लपलपा करके फेमस हो गया, अपने कहाँ देख रहे हो, ठीक। राष्ट्रीय संसाधन कैसे, जो एक राष्ट्र की संपत्ति होगी या फिर जिनमें राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होगा, वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसे राष्ट्र की संपदा भी कहा जाता है, ठीक है। वन हो गए, जल संसाधन हो गए, तालाब वगैरह, मतलब ये इतनी बात तो समझ गए। अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। ये क्या है, अच्छा आपके लिए मैंने बताया था कल राज और राजधानियां, अगर तनिक तुम्हें खबर रह गई हो तब, ठीक है, तनिक तुम्हें खबर रह गई हो तब की बात मैं कर रहा हूं, बाकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, यहां पर मैंने आपके लिए बताया था अरब सागर है, ठीक, अरब सागर, और यहां पर बताया था बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या था, नीचे हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर।
अब चूंकि हम इसके बिल्कुल जस्ट किनारे पर हैं, है कि नहीं है, हमारे पास समंदर है, कुछ देश ऐसे इनके पास समंदर नहीं है, तो हम लोग जो हैं यूज कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हमने पूरा समुद्र किनारे तो पूरे पे कब्जा कर रखा है, नहीं, ठीक। तो हम लगभग लगभग 200 नॉटिकल मील तक का यूज कर पाएंगे। ये नॉटिकल मील क्या है? हाँ नहीं, मील नहीं, नॉटिकल मील की बात हो रही है। ये नॉटिकल मील ये होती है क्योंकि जब हवाई जहाज चलता है, पानी का जहाज, तो कभी ऊपर फ्लक्चुएट हो जाता है, कभी नीचे, तो उसकी डिस्टेंस जो होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, इसलिए रखी गई है। हाँ ठीक है, सही, लगभग लगभग उतना ही है। 1.6 वाला तुम्हारा वो है नॉर्मल वाला, बाकी है, ठीक। तो 200 नॉटिकल मील तक हमारा अधिकार है। 200 नॉटिकल मील के आगे जब आप जाओगे तो उससे यूज करने का अधिकार किसका है? अंतरराष्ट्रीय का, मतलब दूसरे देशों का या सभी देशों का कैसा अधिकार हो जाएगा? लगभग लगभग बराबर का, ठीक है। या आप ये कहो कि उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रख देंगे। तो ऐसे संसाधन जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूज किया जाता है या जो अंतरराष्ट्रीय संपदा है वो अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। संसाधन, ये रिसोर्सेस सभी जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कल मैंने आपके लिए राज्य और राजधानियां पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था ये वाला जो क्षेत्र है इसमें लोहा, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, सारी की सारी चीजें बहुत मात्रा, मतलब जस्ता नहीं होगा, ठीक। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर सोना मिलेगा आपके लिए, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर आपके लिए राजस्थान के क्षेत्र में चांदी वगैरह मिलेगी, ठीक। मध्य प्रदेश में आपके लिए हीरा वगैरह मिल जाएगा। तो आप देख रहे हैं इन क्षेत्रों में हमारे पास जो है वो खनिजों की अधिकता है, ठीक है। जैसे अपना उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ये है, यहाँ पर खैर का पेड़ है, खैर क्या कहते हैं, इससे निकालते हैं कत्था, यहाँ लास्ट वाले में, ठीक है। कत्था, कत्था आता है पान के साथ जो खाते हैं, वो निकालते हैं, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर पान की खेती होती महोबा में, महोबा स्टेट वो जिला है, उसमें पान की खेती होती, मैं खुद घूम करके आया हूँ, ठीक। आप देखोगे कि जल यहाँ पर अच्छा खासा उपलब्ध है, नदियां बह रही हैं, यहाँ पर उतना उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो हर जगह रिसोर्सेज जो हैं वो समान मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, कहीं पर बहुत ज्यादा है, कहीं पर बहुत कम है। तो वितरण जो प्रकृति ने कर रखा है वो असमान कर रखा है, ठीक है। और फिर उसे मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा समान रूप से बांटने की कोशिश करता है, ठीक है, कि कैसे करके एक समान हो जाए। अगर लोहे पर पूरा का पूरा इनका ही कब्जा रह जाए इतने क्षेत्र का, तो बाकी सारी की सारी जगह वाले क्या करेंगे? ठीक है लला, बाकी सारी सारी जगह वाले क्या करोगे? मोटरसाइकिल कैसे करके बनेगी? हैं, बुलेट कैसे करके मिली तुम्हें दहेज में? नहीं मिलेगी ना, ठीक। तो ये जो चीजें हैं, सोना चांदी अगर इतने में होके रह जाए, केजीएफ वाला वो है क्या नाम, वो पुष्पराज नहीं है, यश, अगर उसके बाप का होके रह जाए, ठीक, सॉरी, उसका होके रह जाए, तो बाकी सब क्या करेंगे बताओ? हमारी जो बहनें बैठी ये क्या पहनेंगी, हम क्या बेचेंगे? समझ में आ रही है? तो एक विशेष व्यक्ति का अधिकार, मतलब प्रकृति ने वितरण तो असमान कर रखा है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कर लेते हैं, इधर से उधर मंगा लेते हैं, और चीजें सारी की सारी जगह। अब कहीं कहीं पर पानी की किल्लत है, तुम इस वाले क्षेत्र में देखोगे तुम्हें पानी खूब मिलेगा, ठीक है। जहां पर हम रह गए ना, यूपी बिहार वगैरह, हरियाणा वगैरह, पानी है अच्छा खासा, तो हमारे पास नल चलाते हैं तो पानी निकलता है। और कहीं कहीं पर तो समस्या इतनी ज्यादा है कि पानी है ही नहीं, ठीक है, पीने के लिए उन्हें मोल खरीदना पड़ता है या फिर समुद्र का फिल्टर कराना पड़ता है। तो ये जो समस्या है, प्रकृति ने वितरण कैसा कर रखा है? असमान, ठीक है। और बाद में मानव इसे समान करने की कोशिश करता है। ऊपर का क्षेत्र पहाड़ी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब ऊपर का जब मतलब पहाड़ी क्षेत्र है तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर अच्छे होते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज कहीं पर है कहीं पर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन करके एक जगह दूसरी जगह तक वो पहुंचा करके हम लोग उसे यूज करते हैं, ठीक। बहरहाल, तो क्या बताया, प्राकृतिक जो प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, मानव निर्मित जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं, जैव संसाधन जो कि जीवों से प्राप्त होते हैं उत्पत्ति के आधार पर ही, अजैव संसाधन जो कि जीवों से प्राप्त नहीं होते हैं, स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन
जिस पर किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन, जिस पर समाज का अधिकार होता है। राष्ट्रीय संसाधन, जिस पर एक राष्ट्र का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जो अंतर्राष्ट्रीय साधनों के अंतर्गत आते हैं। अब आगे है नवीनकरणीय, अनवीनकरणीय, बहुत पूछे जाते हैं, आप इतना उतार लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ रहे हैं। आगे है प्राकृतिक वगैरह सब कुछ बता दिया, अभी तक लिखा ही नहीं गया तुम्हारा है, क्या लिख रहे हो? अच्छा चलो, तुमसे एक बात पूछेंगे अभी, ठीक है, तुम्हें बताना पड़ेगी। अब एक तरह के संसाधन है नवीनकरणीय संसाधन, या आप कहोगे नवीनकरणीय योग्य संसाधन, ठीक है। इंग्लिश में से क्या कहते हैं पता है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, रिसोर्सेस, ठीक है। हाँ, रिन्यूएबल सोर्सेस मतलब जो एक बार से यूज होने के बाद दोबारा से यूज में आ जाए, समझ आ रही है? एक बार यूज होने के बाद में दोबारा यूज में आ जाए, या फिर वो है नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो होंगे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, अनवीनकरणीय संसाधन। हाँ, करणीय संसाधन, ठीक है। अब ये देखो क्या है, जैसे कि हाँ, ये ऐसे संसाधन है जो खत्म नहीं होंगे, ठीक है। इमरान, इमरान नाम है ना, कहा है यार, क्या कारीगरी दिखा रहे हो? और यहां से लिख रहा है ये हैं, जो देख तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? जो काम ये लोग सीधे हाथ से करने में पसीने छूट रहे हैं, वो तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। इधर तवज्जो दो, क्या बना रहे थे वो कॉपी पे? क्या दाढ़ी मूछे बना रहे थे किसी की? और लिख रहे थे अभी तक, पेन अटक रहा था तो उसे क्या कर रहे थे? स्मूथली चला रहे थे। फिर रेल बना दोगे तुम, पेन की भी इधर देखो। नवीनकरणीय संसाधन, ये कौन संसाधन है? ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार यूज करने के बाद में दोबारा से यूज में लाया जा सके, या फिर ये खत्म होने वाले संसाधन नहीं है, जैसे पानी, मम है। अरे पानी, आपने मान लीजिए कपड़े धोए, ठीक है, कपड़ों से होकर के वो धोने के बाद पानी कहाँ चला गया? नाले में, नाले से होता हुआ बड़े नाले में, ठीक है, कहाँ गया है? आसमान में। हाँ नहीं, वेपराइज होगा, मतलब बास बनेगी उसकी, बास बनने के बाद कहाँ पहुंच गया? आसमान में। फिर मम बरस गया, ठीक है, और फिर से सारा का सारा कहाँ से हमारे लिए प्राप्त हो गया? दोबारा से। तो पानी हो गया, एक वायु, हवा, ये क्या खत्म हो जाती है? नहीं ना, ठीक। एक हो गया हमारे पास सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ठीक है। अच्छा, ये नवीनकरणीय संसाधन है, ठीक है, कि हाँ एक बार यूज होने के बाद में दोबारा से यूज में आ जाएंगे, ठीक है, या फिर इन्हें बार बार यूज किया सकता है, या फिर ये आसानी से खत्म होने वाले नहीं है। अनवीनकरणीय संसाधन एक बार यूज हो गए तो खत्म कहानी, ठीक है, तो इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता। जैसे कोयला, हाँ, डीजल, पेट्रोल, अब सब बता दो, डीजल, पेट्रोल, मोमबत्ती, अगरबत्ती है ठीक है, कोयला, डीजल, पेट्रोल, मतलब बहुत सारी चीजें एक बार यूज हो जाएं तो दोबारा से यूज में नहीं आएंगे, ठीक। ऐसे सोर्सेज को हम क्या कहते हैं? अनवीनकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। आ रही बात समझ में? और ये क्या होंगे हमारे पास, जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा से यूज में लाया जा सके। एक और होता है साइक्लिक, चक्रीय संसाधन, साइक्लिक रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या है? देखो, एक चीज हम कोई भी संसाधन बनाएंगे और वापस अगर हमें उससे कुछ दूसरी चीज बनानी हो तो आसानी से हम उसे बना सकते हैं। जैसे मैं अपने मतलब की बात तो करूंगा ही करूंगा, गोल्ड, सिल्वर, लोहा, ठीक है। अरे तुमने सोना चांदी तो बनते हुए नहीं देखा, ये तो मैंने देखा है, ठीक है, तुमने तो नहीं देखा ना। तुम एक काम करो, लोहा तो देखा होगा कि तुम्हारी मम्मी ने या पापा ने कहा कि ऐसा है, ला ये हंसिया ले जाओ और इसकी छुरी बनवा लाना,
अब तुम लेकर के जाओगे उस लोहार के पास, जब आप उसके पास लेकर के पहुंचोगे तो आपके लिए क्या देखने को मिलेगा कि लोहार उससे पहले गर्म करेगा। ठीक है, था क्या हमारे पास, हसिया था या कुछ भी, फड़सा वगैरह जो भी आप कहते हो, ठीक है, हसिया था। अब लोहार ने उसे गर्म किया, ठोका पीटा और उसकी क्या बना दी, ठोक पीट करके चाकू, चाकू, ठीक है, चाकू बना दिया, सही, या आपका चाकू बना दिया। तो आपने देखा कि एक चीज का चक्रीय, अच्छा अब फिर मैं वापस उससे कहूं चाकू से हसिया बना दो, बना देगा, ठीक है, बना देगा। अब इन्हें हम कहते हैं चक्रीय संसाधन, कि एक चीज हमसे हमने दूसरी बनाई, दूसरी से फिर से पहले हमने बना दी, ठीक है, ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं, चक्रीय संसाधन, जिनका हम एक चक्रण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये तो हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये हो गया, बार बार यूज हो सकते हैं, ये बार बार यूज नहीं हो सकते। जैसे सिगरेट या बीड़ी को एक बार खींच दो तुम, ठीक है, एक बार अगर खींच दोगे तो क्या दोबारा से यूज में आ जाएगी? अरे राख से फिर बीड़ी बना सकते हो, बीड़ी की तुमने राख बना दी, और राख की बीड़ी बना सकती रही नहीं ना, तुम तो बीड़ी की भी राख नहीं बना सकती हो। राख की बीड़ी तो छोड़ो तुम। ठीक, तो नवीनकरण या नवीनकरणी समझ गए, चक्रीय समझे कि एक बार यूज होने के बाद में कहां पर पहुंच जाए, फिर से दोबारा से वहीं पर पहुंच जाए। अगला है संभावना के आधार पर। संभावना, कौन सी भावना, संभावना के आधार पर। अब ये कौन से रिसोर्सेस है कि संभावना के आधार पर हमारे काम में आएंगे? ठीक है, ये भी होते हैं 3-4 तरह के। पहला होता है संभावी संसाधन, अच्छा विकास के आधार पर कर लो, डेवलपमेंट के आधार पर, ठीक है, विकास के आधार पर। पहला कौन सा होगा, संभावी संसाधन। संभावी का मतलब क्या है, देखो, संभावी का मतलब है कि इसके होने की संभावना है नहीं अभी इतनी ज्यादा, मतलब मौजूद तो है लेकिन इसके विकसित होने की संभावना है। जैसे जैसे वायु ऊर्जा, पवन चक्की का नाम सुना है, ठीक, पवन चक्की से बिजली बनती है, लेकिन आपने लगी हुई आसपास नहीं देखी होगी, क्यों? क्योंकि चक्की को इसलिए आसपास लगा हुआ नहीं देखा है, हम इसे वहां पर लगाएंगे ना जहां पर हवा ज्यादा होगी, बताओ भैया, ठीक है। अब हवा कहां पर ज्यादा चलेगी, कहां, गड्ढा में, मैदान में, क्या बात कर रहे हैं, मैदान में तो हम भी रहते हैं। मैं आपके लिए बता रहा हूं बेसिक, हवा वहां अधिकांशता ज्यादा चलती है जहां पर गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। ठंड में क्या उतनी हवा चली थी जितनी की लू चलती है तब लगती है आपके लिए, लू तो गर्मियों में चलती है, ठीक है। तो जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर जो है हवा ज्यादा चलती है। अब तापमान कहां पर ज्यादा होगा, गुजरात, ये भी रेतीले क्षेत्र थोड़ा सा, राजस्थान, ठीक है, या फिर आप इधर आ जाओ, ये विषुवत रेखा के पास में आएंगे, ठीक है, इक्वेटर के पास में, इक्वेटर के पास में गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पर हवा भी ज्यादा चलेगी, तो यहां पर इसकी संभावना ज्यादा है, ठीक है, वायु ऊर्जा की संभावना ज्यादा है कि यहां पर काम हो सकता है। तो पवन चक्कियां इन क्षेत्रों में लगी हुई हैं भी, ठीक है, लेकिन हम पूरी तरह से विकसित नहीं कर पाए अभी तक, तो इनकी संभावना तो है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। अगला सौर ऊर्जा, इसे तो सुना होगा, ठीक है, अरे जो पैनल वगैरह लगे हुए हैं पीछे देखो मुड़ के, वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, पीछे है, और तो उधर देखो वो दरोगा जी बैठे हैं उनके पास लगे हुए हैं, ठीक है, और आपने, अब तो काफी घरों में भी लगने लगे, चल सकता है आराम से, सारा का सारा सेटअप चल सकता है, संभावना ज्यादा है लेकिन अभी तक विकसित नहीं हो पाए। तो ऐसे संसाधन जिनके पनपने की या विकसित होने की संभावना है लेकिन अभी तक विकसित इतने नहीं हो पाए हैं,
या फिर रनिंग में नहीं आ पाए, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। अगला है विकसित संसाधन, जो पूर्ण रूप से विकसित हो गए और जिनका यूज लगातार किया जा रहा है, वो हमारे क्या है? विकसित संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, सारे के सारे यूज में है। ठीक, अगला है भंडार, स्टोर। ठीक है, क्या है? भंडार, स्टॉक हमारे पास है। ठीक, ये हमारे पास काय में है? स्टॉक में है, भंडार में है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हो पाई है जिसके द्वारा हम इसका यूज कर सकें। जैसे आपने नाम सुना होगा परमाणु बम, एटम बम। इसके पीछे भी बहुत तगड़ा युद्ध चल रहा है ईरान और अमेरिका में। ईरान कह रहा है हम एटम बम बनाएंगे, वो कह रहा है मत बनाओ। ठीक है, तो जैसे कि एटम बम या फिर परमाणु बम, लेकिन ये तो अभी हमारा डेवलप हो चुका है। एक और बता रहा हूं, एटम बम, परमाणु बम, ये जहां गिरता है वहां का विनाश आप जापान के इतिहास को पढ़कर जान सकते हैं। एक और खतरनाक होता है हाइड्रोजन बम, इससे भी ज्यादा डेंजर है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है मैंने बनाया है, मैं बना लेता तो मेरे लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिल जाता, नोबेल प्राइज मिल जाता। फिर देख रहे तुम जिसे कुछ कहने का मन करता हो नहीं तो वो मन मन में कहे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब क्या है? इससे भी ज्यादा विध्वंसक है। बनेगा किससे? हाइड्रोजन के परमाणु से। ठीक है, और हाइड्रोजन हमें मिलेगा कहां से? बहुत अधिक मात्रा में H2O से मिल जाएगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन बम बना लिया जाए, अगर बन जाए, ठीक है, तो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। विनाश होता ही, मतलब विनाश बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर होगा। लेकिन एटम बम को हम कंट्रोल कर सकते हैं और कर चुके हैं। ठीक है, ये आप पढ़ोगे जाकर के इंटर में, 12th क्लास में, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, इसमें पढ़ोगे जाकर। ठीक है, और ये है नाभिकीय संलयन। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि नाभिकीय संलयन की वजह से, मतलब नाभिकों के जुड़ने की वजह से ही सूरज आज तक चमक रहा है। ठीक है, सारा का सारा 12th क्लास में, साइंस में। तो हाइड्रोजन बम ये हमारा स्टोर है, मतलब हमारे पास है तो बहुत तेरा हाइड्रोजन, लेकिन अभी तक हम उसे इस कैटेगरी में नहीं ला पाए हैं। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं मिल पाई है जिससे हम उसका आसानी से यूज कर पाए। तो ऐसे संसाधनों हम क्या कहेंगे? भंडार संसाधन। एक है संचित कोष संसाधन, संचित कोष। ठीक है, संचित कोष संसाधन, जैसे कि मतलब यूज तो कर रहे हैं हम इनका, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं कर रहे हैं। जैसे नदियों से हम बिजली बनाते हैं, ठीक है, नदी के पानी से हम क्या बनाते हैं? बिजली, लेकिन उतने ज्यादा बड़े पैमाने पर हम उसे नहीं बना रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे संचित कोष संसाधन। ये चैप्टर आपका 4 से 5 दिन लेगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा आराम से, और उसके बाद आप रनिंग में आ जाओगे। आपके लिए पता, जैसे भी मैंने ये नक्शा बनाया, आपके लिए पता होना चाहिए था राजस्थान यहाँ पर, गुजरात यहाँ पर है। मैं आपसे कहता गर्मी कहाँ पे पड़ती, तो आपकी अप्रोच जानी चाहिए थी, गर्मी कहाँ पर पड़ सकती सबसे ज्यादा? जहां पर रेत होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी यहाँ पर भी मैप बनाया था इस जगह पर। तो आपके लिए पूरा का पूरा मैप ही ध्यान में रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो फिर तुरंत दान महाकल्याण है। ठीक, समय रह ली तो पढ़ाई वढ़ाई ढंग से करते रहना, बाकी तुम्हारी इच्छा है, पढ़ना तुम्हें है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ठीक है, मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, तुम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहो, बिल्कुल मत पढ़ो, फ्री फायर खेलते रहो। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। ठीक, आप लोग उतारने हो जा सकते हैं। संसाधनों के क्रम में हम आगे बात करेंगे भू संसाधन की। किसकी बात करेंगे? भू संसाधन। भू का मतलब यहां से है भूमि से। अलग अलग भूगोल वेत्ताओं ने, भूगोल के जानने वालों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। ठीक है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा है, लेकिन भूमि संसाधन एक ऐसा संसाधन है, अगर सारी परिभाषाओं का निचोड़ निकाला जाए तो भूमि संसाधन एक ऐसा संसाधन है जिसमें वे सारे के सारे संसाधन आएंगे जो पृथ्वी या उससे संबंधित चीजों से प्राप्त होते हैं। आप सिंपल सी डेफिनेशन कह सकते हैं,
भूमि से प्राप्त होने वाले संसाधनों को हम भू संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे एक तो सबसे बड़ा संसाधन जो होगा इसमें वो आ जाएगा मृदा, मिट्टी। ठीक है, मिट्टी है सबसे बड़ा संसाधन। दूसरे भी आपके पास आएंगे, आप कहो कोयला यहीं से मिल रहा है, आप कहो वन यहीं से मिल रहे हैं, आप कहो वन हो गए आपके, कृषि हो गया। ठीक है, सारे के सारे संसाधन हमें यहीं से प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसे संसाधन जो भूमि या उससे संलग्न चीजों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? भू संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब उसमें क्वेश्चन आता है कि भू संसाधनों का महत्व क्या है। महत्व कह दो या आप कह दो उपयोग। ठीक है, तो उपयोग के अंतर्गत इसकी कितनी चीजें आती हैं? देखो, व्यापार में महत्व, ठीक है, व्यापार का मतलब है किसी चीज को, किसी चीज की खरीदो फरोख्त करना, खरीदना और बेचना। तो व्यापार में क्या महत्व होगा इसका? बिजनेस में, मतलब उस एक चीज को खरीदना है उसे बेचना है। जैसे आप मान लीजिए कि ये कारीगरी दिखा के कौन गया है, पानी आया है ऊपर से। मान लीजिए मैं हिंदुस्तान को ही लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि यही आपके पेपर में आता है, वर्ल्ड का मैप बनाने की मैं भी सोच भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पर होती है? असम। और असम कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पर। ठीक है, असम में। अब चाय यहाँ पर ज्यादा उत्पादित हो रही है और पी यहाँ वाला भी रहा, यहाँ वाला भी रहा, यहाँ वाला भी रहा। तो इसका मतलब तो युवा इसे खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। ठीक है, तो कृषि से जो फसलें प्राप्त हो रही, अब मान लीजिए चीनी, चीनी काय से बनाई जाती है? गन्ने से। ठीक है, और दारू है फर्मेंटेशन से। ठीक है, किडबन प्रोसेस से। लेकिन किसका फर्मेंटेशन करते हैं? फ्रूट्स का। ठीक है, एनी अदर? अंगूर, अंगूर फ्रूट्स तो ये, इसका भी कर देते हैं, गन्ने का भी। ठीक है, इससे भी बना देते हैं। ये तो मतलब की चीज है, अपने मतलब की नहीं है, अर्थव्यवस्था के मतलब की चीज है। ठीक है, कोरोना में सब चीज बंद हो गई थी, दारू बिक रही थी। ठीक, अगर आपको पता ना हो, कोरोना काल में सब चीज बंद कर दी, दारू बिक रही थी। ठीक है, बहरहाल चीनी। अब जहां पर गन्ना होगा, ठीक है, उसे खरीदा बेचा जाएगा, व्यापार किया जाएगा उसका, तभी तो चीनी उत्पादित होगी, तभी सब में बिकेगी। ठीक है, एक और आता है गुड़। ये तो तुमने बनते हुए देखा भी होगा, देखा है? मिठाई। अरे जो भैंस खाती तुम्हारे घर पर, मतलब खाते और भी हैं, ऐसा नहीं, हम लोग भी खा लेते हैं वो। ठीक, प्योर शुद्ध होती है एकदम से, बहुत पकाया जाता है उसे, फिर उसका सारा का सारा गंदगी निकाल करके कढ़ाई में पकाते रहते हैं बहुत देर तक, गंदगी निकाल करके उसके बाद उसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो भू संसाधन क्या थे? पहला महत्व क्या हो गया? व्यापार में। तो लकड़ी हो गई, ऊन हो गई, ठीक है, तेल, चाय, गेहूं, ये सारी की सारी चीजों का व्यापार में बहुत ज्यादा महत्व है। अगला है हमारे पास शक्ति के साधन। ठीक है, दूसरा महत्व काय में है? शक्ति। शक्ति का मतलब है पावर। पावर कौन सी वाली होगी? पावर नहीं है ये, पावर है। ठीक है, पावर कौन सी वाली होगी? शक्ति कौन सी वाली होगी? शक्ति वो होगी जो एनर्जी हमारे घरों में आ रही है मोस्टली। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। हाँ, ठीक है, तो बिजली जो हमारे घरों में आ रही है, तो इसमें भूमि संसाधन का क्या महत्व हो गया? कोई बताएगा? कोई जवान? हाँ हाँ, ठीक ठीक, सही, हाइड्रोलिक। कोई जवान, कोई जवानी? कोई नहीं है। लो हम बता रहे हैं फिर, पानी से बनती है। ठीक है, सही।
एग्जैक्टली वाटर से बन रही है। चलो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, कोयले से बनाई जाती है, कहीं कहीं पर कोयले से भी बनाई जाती है। आपने सही बताया दोनों ने, ठीक है। अब कोयले से कैसे करके बनाई जाएगी बिजली, मैं बना के दिखा दूं। हाँ चलो देखो, एक काम करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपके यहाँ फंक्शन वगैरह होता है तो जनरेटर लेकर के आते हो, ठीक है। जनरेटर लेकर के आएंगे, इसका मतलब तो ये होगा जनरेटर बिजली बनाएगा। और जनरेटर बिजली कब बनाएगा, जब उसका पंखा घूमेगा। अब पंखे को घुमाना है, मेन टारगेट क्या है हमारा, टू रोटेट द फैन ऑफ द जनरेटर, और वी कैन से टू रोटेट द आर्मेचर ऑफ द जनरेटर, उसकी कुंडली को घुमाना। ठीक, ये आपके हाई स्कूल में था, हटा दिया गया सिलेबस से, इंटर में जोड़ा गया है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, एक कंटेनर ले ले रहा हूं, ठीक, उसमें उसे गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने के लिए हम क्या जलाएंगे, यहां पर कोयला। क्या जलाएंगे, कोयला, ठीक है। कोयले को मैं जलाऊंगा, इसमें भर दिया हमने पानी, वाटर, और इसका जो सिरा है वो कर दिया हल्के हल्के पतला। पतला क्यों किया है, पतला सिरा होने से इसका प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप लोगों को ये बात समझ में ना आती हो पतला होने से इसका प्रेशर कैसे करके बढ़ेगा, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप लोग मोटर का पाइप चलाते हो, तो आपके लिए पानी अगर दूर तक फेंकना होता है तो आप उसके पाइप को दबा देते हो। पाइप को दबाओगे तो उसका एरिया कैसा हो जाएगा, छोटा, और छोटा एरिया होने से वो प्रेशर ज्यादा तेजी से निकलेगा। अब आप करके भी देख लेना, मतलब आपको पता दोगे। आप नॉर्मल पाइप को ऐसे ही हाथ पे गिराना, तो आपके हाथ में इतनी ज्यादा चोट नहीं लगेगी। और जब आप उसे दबाओगे उसका एरिया छोटा हो जाएगा, तो बहुत तेजी के साथ पानी ज्यादा प्रेशर से गिरेगा, तो चोट कैसी लगेगी, ज्यादा। सही कह रहा हूं मैं, ठीक हालांकि ये A1 B1 वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित है, कक्षा 11 में A1 B1 A2 B2। ये तुम चीजें क्यों सीख रहे हैं यार, भूगोल में साइंस सीखे पड़े हो। चलो देख लो, यहाँ पर ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद इसकी स्टीम बनेगी, भाप बनेगी, और उस भाप को हम तेजी से गिराएंगे इस जनरेटर के फैन के पंखे के ऊपर। और जब इस पर गिरेगी तो ये पंखा घूमेगा, और पंखा घूमेगा तो क्या बनेगी, बिजली। मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया है, तो ऐसा नहीं पूरा प्लांट लगा के तुम्हें यहीं पर दिखाया हो। तो कोयले से हमने क्या बना दिया, बिजली को, शक्ति बना दी, ठीक है। तो शक्ति के साधनों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका व्यापार हो गया, शक्ति के साधन हो गए। अगला है सबसे मेन चीज, रोजगार का साधन। रोजगार नहीं मिलता है, बताओ। अरे कृषि, भारत की मोस्टली जनसंख्या तो इसी पर आधारित है, एग्रीकल्चर। और कहां से, भूमि से। तो भू संसाधन एक अगला काय में फायदा देता है, हमें रोजगार का साधन का काम करता है। कृषि एक मुख्य इसका साधन है, बाकी आप खदानें देख लो, कोयले वगैरह की दूसरी की, ठीक है, तो वो खोद खोद करके निकालते रहते हैं, और वहां पर भी मजदूरी मिलती है उन्हें, ठीक। तो व्यापार में काम आता है, शक्ति के साधन देता है, और रोजगार का साधन है। अगला होगा हमारे पास औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, फैक्ट्री वगैरह लगाने में। अरे एनर्जी नहीं होगी तो फैक्ट्री वगैरह कहाँ से लगाओगे। कोयला हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गए, ये सारे की सारी चीजें उद्योगों के विकास में काम में आती हैं। लोहा तांबा, सारी की सारी चीजें। अगला है आर्थिक विकास का आधार, मतलब किसी भी चीज के विकास का आधार इसी पर निर्भर करता है कि वहां के भूमि संसाधनों का उपयोग कैसे करके हो रहा है। आर्थिक विकास का आधार, आपके लिए रेल बनानी है, ट्रेन बनानी है, तो आप भूमि का उपयोग करोगे नहीं करोगे, पटरी वगैरह बनानी है, ठीक है, ट्रेन की पटरी वगैरह बनानी, किसका उपयोग करेंगे, भूमि का। आप इमेजिनेशन करो, अभी जो क्राइसिस चल रहे थे, आज तो हालांकि सीज फायर हुआ है ईरान का और किसका, अमेरिका का, कि हम युद्ध नहीं करेंगे 2 हफ्ते के लिए। अब उन्होंने केवल कहा है, करें ना करें उनकी इच्छा है, ठीक है। आप इमेजिनेशन करो कि कुछ दिनों से, केवल कुछ दिनों के लिए ये जो फ्यूल है इसका ट्रांसपोर्टेशन रुका था, गैसों की लंबी लंबी लाइनें लग गई, ठीक है। पेट्रोल डीजल पे कहा कि ये महंगा होगा, नहीं होगा, सारी की सारी गणनाएं चल रही थी। तो आर्थिक विकास, ये सारे के सारे भूमि संसाधन तो ये गैस पेट्रोल डीजल भूमि के अंदर से ही तो निकालते हैं, ठीक है। तो इनका अगर
केवल आप ये रोक दो कि हम भैया पेट्रोल नहीं देने वाले, पेट्रोल नहीं बेचने वाले, पूरे की पूरे विकास की नींव रुक जाएगी। कैसे करके? जब कोई चीज आएगी जाएगी नहीं कहीं से कहीं पर, तो विकास होगा कैसे? ठीक है, सड़कें मत बनाओ, आना जाना ही बंद हो गया, वो चीज खरीदो फरोख्ती नहीं हो पा रही है, तो चीजें बनेंगी कैसे, पनपेंगी कैसे? तो कहने का मतलब यह है कि भूमि संसाधन आर्थिक विकास में भी महत्व के आधार होते हैं, औद्योगिक विकास भी करते हैं, रोजगार के साधन, शक्ति के साधन और व्यापार में अलग ही महत्व रखते हैं। ठीक है, इन हेडिंगों को उतार लो, घर से लिख के लेके आना है। अगला है कि भूमि की विशेषताएं क्या क्या होंगी। ठीक है, भूमि की विशेषताएं, स्पेसिफिकेशन ऑफ द लैंड रिसोर्सेस, विशेषताएं, आप लैंड्स कह दो। ठीक है, भूमि की विशेषताएं। अच्छा, पहली बात बताओ मुझे, खास बातें, विशेषताओं का मतलब क्या है? खास बातें। ठीक है, पहली चीज तो ये है कि ये, अच्छा अगर आप ऐसा करना चाहो कि जमीन को खत्म कर दें, गुस्से में आ गए तुम, ठीक है, ट्रम्प भैया की तरह अपने, और तुमने कहा जमीन को खत्म कर देते हैं, हटाओ, क्या संभव है जमीन को खत्म करना, भूमि को खत्म करना? ठीक है, इम्पॉसिबल। कितनी ताकत लगा लो। तो पहला क्या हो गया कि ये अनश्वर है। कैसा है? अनश्वर, मतलब इसका नाश नहीं किया जा सकता, तो भूमि को नष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप गड्ढा कर सकते हो वहां पर, बहुत बड़ा गड्ढा कर सकते हो, लेकिन इसे नष्ट नहीं कर सकते। तो पहला तो भूमि संसाधन कैसा है? अनश्वर है, इसका नाश नहीं किया जा सकता। दूसरा निष्क्रिय संसाधन है। निष्क्रिय का मतलब यह है कि ये जहां है वहीं पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 2 बीघा खेत आज भित्री चैनपुर में है, कल नरियावल चला जाएगा, ऐसा थोड़ी है। निष्क्रिय है, मतलब कहने का यह है कि आप पूंजी लगा करके अपनी सारी की सारी चीजों को एक ही स्थान पर उगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसे सक्रिय कर दो, कल को वो दूसरा रूप धारण कर ले। ठीक है, तो क्या संसाधन है? निष्क्रिय संसाधन है। और तीसरा, प्रकृति की निशुल्क देन है। निशुल्क का मतलब है कोई पैसा इसका नहीं लिया जाता है। अब मन में विचार ये आता होगा कि हम जमीन लेते हैं तो हमसे तो पैसा ले लेते हैं लोग। ठीक है, तो प्रकृति ने ये हमें फ्री में दिया है, प्रकृति हमसे पैसा नहीं लेती है। समझ में आ रही बात? प्रकृति की कैसी देन है ये? निशुल्क देन है। लेकिन जिस मानव के पास होती है उसने अपना हिसाब लगा करके पैसा लेना शुरू कर दिया है, तो प्रकृति की तरफ से ये निशुल्क है। अगला है उर्वरता और स्थिति। ये क्या मसला है? उर्वरता, अच्छा आप ये समझ लो, जमीनें 2 तरह की होंगी आपकी, एक तो होगी गांव की जमीन, और एक कौन सी होगी आपकी? शहर में जो जमीन होगी। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों में से कौन सी वाली जमीन महंगी होगी? कौन सी वाली भूमि महंगी होगी? शहर वाली। एग्जैक्टली ये वाली कैसी होती है? इसकी कीमत अधिक होती है। ठीक है, इसकी कीमत कैसी होगी? अधिक। लेकिन अगर मैं बात करूं गांव वाली भूमि, तो एक तो जो रोड पर सड़क पर भूमि उसको छोड़ ही दो तुम, ठीक है, कि भैया वो तो महंगी होगी, लेकिन गांव में महंगी भूमि वो होगी जो उर्वरा शक्ति ज्यादा होगी, मतलब उपजाऊ अधिक होगी। ठीक है, जिसमें उत्पादन क्षमता कैसी होगी? ज्यादा, जो ज्यादा फसल उत्पादित करेगी। और जिसमें कम उत्पादन क्षमता होगी वो कैसी होगी? सस्ती। अधिक उपजाऊ क्षमता वाली कैसी होगी? महंगी। और जिसमें कम उत्पादन क्षमता होगी वो कैसी होगी? सस्ती। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो भूमि संसाधन की कीमत उसकी स्थिति और उर्वरा शक्ति पर भी निर्भर करती है। अगर शहर के पास जमीन है या शहर की जमीन है, तो वहां पर उसकी उर्वरा शक्ति कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सॉरी, उसकी कीमत कैसी हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। और जबकि जो जमीन गांव में है, अगर हम उसकी बात कर दें कि सड़क किनारे है नहीं है, उसे अगर छोड़ दें,
तो जो गांव में हमारी जमीन है, अगर उसकी उत्पादन क्षमता ज्यादा है तो वो महंगी होगी, और उत्पादन क्षमता कम है तो कैसी होगी, सस्ती होगी। ठीक है, अब इसमें अगला जो आता है इसकी विशेषता में, वो आएगा अनिवार्य उत्पादन। अब सारे के सारे अनिवार्य उत्पादन कहां से होंगे, भूमि से ही होंगे। नहीं आ रही बात समझ में? सारे के सारे अनिवार्य उत्पादन कहां से संभव है, भूमि से ही संभव है। अगर भूमि नहीं होगी तो अनिवार्य जो जरूरी उत्पादन है वो उत्पादित नहीं हो पाएंगे। सबसे पहली बात तो आप कृषि देख लो, गेहूं वगैरह, क्या भूमि होगी तभी तो हो पाएंगे, अगर भूमि नहीं होगी तो इनका उत्पादित होना संभव नहीं है। उतारो, भू उपयोग, यही है क्या? भूमि विशेषताएं होगी। अगला है भूमि का उपयोग। इस ऑनलाइन की जिंदगी ने मुझे चौक थमा दी, अच्छा खासा मार कर चलाता था मैं प्राचीन काल में, और उन बोर्ड पे पढ़ाने का मौका बहुत कम मिलता है जो मार कर चला, वो मार कर पकड़ूंगा तो अजीब सा लगूंगा। ठीक है, अगला है भू उपयोग, मतलब भूमि का उपयोग क्या क्या है। अरे ये बताने वाली बातें हैं, तुम्हें बताओ यार, जमीन का उपयोग क्या क्या है। पहला तो है कृषि भूमि। ठीक है, तो भारत की अधिकांश भूमि कैसी है, कृषि वाली है, कृषि होती है, खेती होती है इस पर। ठीक, आजिस तुम छुपते क्यों हो हमेशा, जे नहीं बैठे हैं, तुम छुपना चाह रहे हो हैं, और तुम बहुत गलत बहुत गलत काम कर रहे हो। जो पढ़ाने वाला होता है ना, मैं नहीं कोई भी सही, तो वो यहाँ पर ध्यान रखेगा, इसका मतलब ये नहीं उसका पीछे ध्यान नहीं रहेगा, और तुम छुपते हो पीछे से, अरे ना देखने में ना देखने मिले। ठीक है भैया, मान जाओ, सुधर जाओ यार। ठीक है, मैं मैं कुछ देख रहा है, सीधे सच्चे आदमी को तुम दबा रहे हो, कहीं मैंने कैमरा बंद कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगली बात कर रहे हैं, अगली बात कर रहे हैं कृषि भूमि की। तो भू उपयोगों में अगला उपयोग कौन सा मैंने बताया आपके लिए, कृषि उपयोग। ठीक है, कृषि भूमि, कृषि के लिए भारत में अधिकांशता जो है जगह पर क्या होती है, कृषि होती है। देखो जहां पर हो रही है बैलडन, और जहां पर नहीं हो रही है वहां पर आधुनिक तकनीकों द्वारा कोशिश की जा रही कि यहां पर कृषि की जाए। ठीक है, तो ज्यादातर भूमि जो है भारत की कृषि योग्य भूमि बनाने में या कृषि करने में लगी हुई है। अब आप बात करोगे ऊपर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, ये सारे के सारे पहाड़ हैं। ठीक है, और ये पड़ेगा डेक्कन प्लेटो, मतलब सॉरी दक्षिणी प्रायद्वीप का पठार। उत्तर भारत टोटल कृषि में लगा हुआ है, अधिकांशता जगह कृषि में लगी हुई है। आप सोचो राजस्थान में रेत है, या गुजरात में, तो गुजरात में भी होती है कपास, मूंगफली। ठीक है, बड़ी मुख्य फसलें यहाँ की मूंगफली हो गई, कपास हो गई। राजस्थान में आप जाओ, सरसों बहुत होती है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कृषि कहीं पर नहीं हो रही है, सूखे क्षेत्र में नहीं हो रही, कोशिश पुरजोर की जा रही है। ठीक है, तो भारत का अधिकांश भाग कहाँ में लगा हुआ है, कृषि में लगा हुआ है। तो पहला उपयोग भूमि कौन सा हो जाए, कृषि भूमि। लेकिन कृषि की भूमि अब धीरे धीरे कैसी होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। कारण क्या है इसका, इसका 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 कारण है, कोई याद कर रहा है यार, हिचकियां आ रही, बढ़ती जनसंख्या। समझ रहे हो, जनसंख्या बढ़ेगी। अब मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 1 बीघा जमीन है, दिल्ली तृप्ति, मान लो तुम्हारी 1 बीघा जमीन है, और जनसंख्या वृद्धि के कारण 4 भाई हो गए, खुदा सलामत रखे चारों। ठीक है, खुशबू, अब 1 बीघा जमीन कितने लोगों में बढ़ जाएगी, 4 लोगों में। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अब जहां पर खेती हो रही थी उस 1 बीघा में, ठीक है, वहां पर वो लोग मकान बना लेंगे, आवास बना लेंगे, रहने लगेंगे। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये जो कृषि है ये जनसंख्या वृद्धि के कारण कम होती जा रही है। दूसरा है औद्योगिकरण, उद्योग। ठीक है, अगर फैक्ट्री लगाते हैं तो जमीनें मोस्टली सस्ती कौन सी मिल जाती हैं, कृषि वाली, तो वहां पर खरीद करके फैक्ट्री लगा दी। हमारी पास में देख लो, सामने तुम्हारे दिखती है यहाँ से फैक्ट्री। ठीक है, काय में लगाई गई, कृषि की भूमि पर ही तो लगाई गई है वो, तो कृषि वाली जगह पर क्या लगा देते हैं, फैक्ट्री लगा देते हैं।
तो इस कारण कृषि भूमि जो है हमारी वो कैसी होती चली जा रही है, धीरे धीरे कम होती चली जा रही। तो पहला उपयोग क्या हो गया इसका, कृषि। दूसरा है वन भूमि, वनों की भूमि, ठीक है, वन वाली भूमि। अच्छा, वन काम क्या करते हैं, किस काम में आते हैं, कोई बताएगा? अरे मैं ही बता रहा हूँ यार। पहला तो पारिस्थितिकी तंत्र या फिर पर्यावरण के संरक्षण को ये बनाए रखते हैं, फ्लो इनका बना रहेगा, समझ में आ रही है? जैसे इनमें सारे के सारे जीव जंतु पनपेंगे, सारे के सारे जीव जंतु इसमें रहेंगे, वन्य जीव उत्पादन होगा, लकड़ी, सारे के सारे रिसोर्सेस इससे मिलते रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वन भूमि जो है वो हमारी उपयोगी। अच्छा, सबसे ज़्यादा उपयोग इसका आप देखोगे, मतलब बाकी तो उपयोग हो ही रहा है, मृदा अपरदन को रोकती है ये। मृदा अपरदन जाने हो? हाँ, सॉइल इरोजन, ठीक है। इसका मतलब है कि जब पानी बहता है किसी भी जमीन से, जब पानी बहेगा तो उस पानी के बहने के साथ साथ वहां की मिट्टी कट कट करके जाती रहती है, उसके साथ मिट्टी कटती है। अगर वहां पर पेड़ लगे हुए हैं तो वहां की मिट्टी आसानी से नहीं कटती है। इसका ज्वलंत उदाहरण दूं तुम्हें मैं, ये हाईवे है पड़ोस वाला तुम्हारे, ठीक है। इस हाईवे के पास, ऑनलाइन वाले तो मतलब ये सोच लें उनका यहाँ पर जो हाईवे होगा, ठीक है, उस हाईवे को जब तैयार किया गया था, मेरे सामने तैयार किया गया है, तो उसके किनारे उस पर मिट्टी डाली, मिट्टी डालने के बाद उस पर ब्रिज बनाया गया, उसके किनारे पर आप देखोगे घास या पौधे लगे हुए हैं। जबकि अगर घास या पौधे उस पर ना हो तो पानी बरसे तो मिट्टी कट कर नीचे ना चली जाए, चली जाए नहीं चली जाए। अब वहां पर पौधे और घास लगे हुए हैं, वो ऐसा नहीं कि ऐसे ही पनपे आए हैं, उस घास को स्पेशली लगाया गया था, ठीक है, घास को लगाया गया। अब घास है या जो पौधे हैं वो उस मिट्टी को बांध के रखेंगे पकड़ के, जब बरसात होगी तो वो कट करके नीचे नहीं आएगी और हमारा रोड जो है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक। तो वन भूमि क्या काम करती है, मृदा अपरदन को रोकती है। अगला है मृदा अपरदन के बाद इसका अगला उपयोग होगा वन भूमि के बाद बंजर भूमि भी आएगी, ठीक है। चारागाह भूमि, देखो मैं ये लिखवा नहीं रहा हूं, किताब में ले लेना, किताबों में बहुत लिखा हुआ है, सही है, और रोज पढ़ते रहो, रोज जितना यहाँ पढ़ा रहा हूँ उतना घर पे पढ़ते रहो, ठीक है। और सामाजिक विज्ञान में कुछ होता नहीं है, ये खाली तुम लोगों की इच्छा प्रबल है और मेरा भी मन है थोड़ा सा, तो मैं करता रहता हूँ, ठीक। चारागाह भूमि, चारागाह मैंने आपके लिए कक्षा 9 में पढ़ाया है, चरवाहे पढ़ाया है। और चरवाहे मैंने बताया था जद्दा, बकरवाल, गद्दी, किन्नौर, भोटिया, जौनसारी, ठीक, ये सारे के सारे चरवाहे हैं। चरवाहे वो होते हैं जो पशुओं को चराने का काम करते हैं। अरे देखे हैं कभी, देखे हैं कभी, कहाँ है, भेड़ लेकर के जाते हैं, ठीक, वो क्या है, तो सब चीज देखिए, सामाजिक विज्ञान का अर्थ ये समाज में तुम्हारे विज्ञान चल रहा है, ठीक है, सब चीज देखिए, लेकिन अप्रोक्सीमेशंस वहां तक हमारे पहुंच नहीं पाते। तो अभी मतलब तुमने देखी नहीं होगी तो मैं दिखा दूंगा, 4-5 दिन में यहाँ से निकलते रहते हैं, ठीक है। तो भेड़ों को लेकर के जो घूमते हैं, अब वो चराते हैं, ठीक है, तो जिस जगह पे चराते हैं उसे चरागाह कहते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, चरवाहे। तो हमारे पास तो हालांकि चारागाह भूमि बहुत कम है, और मैंने ये भी बताया था ये अंग्रेजों ने किस तरह से खत्म करी थी, या फिर इसे पशुओं में बीमारी फैलने के कारण किस तरह से खत्म होना पड़ा, या फिर जनसंख्या बढ़ने से या उद्योगों के बढ़ने से ये चारागाह क्या कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ पर चारागाह कम है, हम इतने ज़्यादा पशुओं को चरा नहीं सकते, पशुओं को इतना ज़्यादा चारा हम खिला नहीं सकते, इसलिए विदेशों की तुलना में हमारे पशु कैसे हैं, कमजोर, और हमारे पशु दूध क्या देते हैं, कम, ठीक है, ध्यान रखना। हर चीज के पीछे स्पेसिफिक कारण है, भूगोल, ठीक है। जियोलॉजिस्ट बनना इसीलिए बड़ा ही टेढ़ी खीर है, क्योंकि जियोलॉजिस्ट को भूगोल की तो जानकारी होनी ही बहुत जरूरी है, आवश्यक बारीकी से, साथ ही साथ साइंस की भी बहुत बारीकी से जानकारी होना आवश्यक है, ठीक है। कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या घटना घटेगी क्या नहीं घटेगी, सारी की सारी चीजों की जानकारी होना बड़ा जरूरी, ठीक है। तो हमारे पशु कैसे होते जा रहे हैं, इस वजह से कमजोर, चारागाह भूमि हमारे पास कैसी है, कम है। अगली आएगी बंजर भूमि।
बंजर भूमि ऐसी भूमि होती है जो कि कृषि योग्य नहीं है। बंजर भूमि, ठीक। अब ये क्यों ऐसे पनपी बंजर भूमि, क्या कारण था जो बंजर भूमि हमारे लिए मिली विरासत में? इसका कारण है कि एक जगह पर जब कृषि का स्थानांतरणीय कृषि मैं आपके लिए पढ़ाऊंगा कि एक जगह पे कृषि कर दी और कृषि करने के बाद उसकी जब उत्पादकता खत्म हो गई तो कहाँ चले गए? दूसरी जगह चले गए, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्थानांतरणीय कृषि। कोई भी, ये घुमंतु कृषि भी कहलाती है कि एक भूमि के टुकड़े को साफ किया, वहां पर फसल को बोया, जब तक उसमें फसल उत्पादित होती रही तब तक उस पर खेती करते रहे, और जब सोचा कि इसमें उत्पादन की क्षमता खत्म हो गई है तो वहां से हटकर कहाँ चले गए? दूसरी जगह, ठीक है। तो इस वजह से वो भूमि कैसी हो जाती है? बंजर हो जाती है। आ रही बात समझ में? ठीक। तो ये सारे के सारे भू उपयोग हैं, और इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कल। 2 से 3 दिनों में इस चैप्टर की दम निकल जाएगी। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। अगला है भू निम्नीकरण, ठीक है, और संरक्षण। ये देखो क्या है, भू निम्नीकरण या भू निम्नीकरण, ठीक है। अब संरक्षण को बाद में पढ़ेंगे क्या होता है, पहले इसे देख ले रहे हैं। भू निम्नीकरण क्या है? इसका मतलब है भूमि का निम्नीकरण, मतलब नुकसान होना। अब जमीन का नुकसान कैसे करके होगा, भूमि का नुकसान कैसे करके होगा? तो आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब भूमि कृषि योग्य नहीं रहती, कृषि करने लायक नहीं रहती, खेती करने लायक नहीं रहती, तब उसे हम भू निम्नीकरण कहते हैं। तो भू निम्नीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खेती कृषि करने लायक नहीं रहती। जब जब भूमि कृषि के योग्य नहीं रहती तो इसे हम भू निम्नीकरण कहते हैं। आवाज आ रही वहां तक? ठीक, बहुत अच्छे। ऐसी प्रक्रिया जिसमें भूमि कृषि के योग्य नहीं रहती भू निम्नीकरण कहलाती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सबसे ज्यादा खेती तो मैदानों पे होती है। मैदानों में मतलब पहाड़ों पे खेती थोड़ी करोगे जा करके, हैं? पहाड़ों पे खेती थोड़ी कर पाओगे, और होगी तो इतनी ज्यादा नहीं हो पाएगी। अब ये तो नहीं सोच रहे कि पहाड़ों पे खेती बिल्कुल कैसे हो जाएगी। चाय अधिकांशतः पहाड़ों की ढलानों पर ही होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पानी जो चाहिए होता है उनमें एक फसल चाय भी है। कौन सी? चाय। चाय को बहुत पानी चाहिए होता है, पानी चाहिए भी बहुत, और पानी उसकी जड़ों पे रुकना भी नहीं चाहिए। समझ आ रही बात? मतलब पानी लगता रहे और जड़ों से निकलता रहे। तो ऐसा तो पहाड़ों पर ही हो सकता है कि पानी लगे और सारा का सारा कहाँ आ जाए? नीचे। ठीक। तो ये जो ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र है, या फिर मैं बात करूं ऊपर के, नमस्ते वाला, ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र के अलावा बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये वाले हिमालय जो बने हुए हैं, ठीक है, दिखता नहीं होगा, लाल चौक है, ठीक है। तो इन पर, अब यहाँ तो असम का क्षेत्र है, यहाँ से करके मुड़ता है ये पर्वत, ठीक है। यहाँ तो असम का क्षेत्र है, यहाँ पर पहाड़ है, बारिश भी अच्छी खासी होती है। वो जलवायु वाले कृषि वाले चैप्टर में आपके डिटेल में समझाऊंगा। तो ये जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ये क्या है कि भूमि का जो हमारे यहाँ ज्यादातर उपयोग हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? उत्तर भारत में, ठीक है। यहाँ पर पठारी भाग है ये वाला, यहाँ पर फिर से पहाड़ आ जाएंगे ये वाले, पूर्वी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, यहाँ पर गिर की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, यहाँ पर राजमहल की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि हम अधिकांशतः उत्तर भारत में ही ज़्यादा कृषि होती है। उत्तर भारत में या उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में या इस क्षेत्र में ही ज़्यादा खेतीबाड़ी होती है। तो भू निम्नीकरण क्या है कि जहाँ पर भूमि खेती के योग्य नहीं रहती। अब ध्यान सुनो, कारण क्या क्या हो सकते हैं भू निम्नीकरण के, किन किन कारणों से खेती योग्य भूमि नहीं रहती? पहला तो हो गया खनन,
पहला कौन सा हो गया? खनन। खनन का मतलब क्या है? खनन का मतलब है कि भूमि की खुदाई करना या भूमि में से कुछ चीज को निकालना। अब आप बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो, आपके आसपास भी खेत हैं, कुछ लोग अपनी जमीन में बहुत बहुत गहरे गड्ढे करवा देते हैं, मिट्टी बेच दिया करते हैं उसकी, ठीक है। अब उसमें वो उतनी उत्पादकता, उसकी फसल उतनी ज्यादा नहीं हो पाती जितनी की होनी चाहिए। तो अगर बहुत ज्यादा हम खुदाई कर देंगे तब क्या होगा? पहला कारण जो खनन है, खुदाई करने के बाद, बहुत ज्यादा खनन करने के बाद, बहुत ज्यादा उसमें से चीजें निकालने के बाद में वो भूमि योग्य कृषि, कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाएगी। वो जमीन कैसी हो जाएगी? बंजर होने लगेगी, खराब होने लगेगी। पहला कारण हो गया खनन। दूसरा कारण, आप कचरा फेंकते रहो, ठीक है, कचरा फेंकते रहो बहुत ज्यादा टाइम तक एक जगह पर। आप कचरा फेंकते रहोगे, अब कचरे का ढेर लग जाएगा। अब उस कचरे में खेती हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। प्लास्टिक भी होगी, कूड़ा भी होगा, सारी की सारी चीजें होंगी, ठीक है, तो उसमें अब खेती नहीं हो पाई। दूसरा कारण क्या हो गया कि कचरा फेंकने से भी क्या होता है? भू निम्नीकरण होता है, मतलब खेती कृषि योग्य नहीं रहती। तीसरा है अति पशुचारण। अति पशुचारण, पशुचारण का मतलब है पशुओं को चराना, ठीक है, पशुओं को चराना। हर एक चीज एक लिमिट में तो ठीक लगती है, लेकिन एक लिमिट के बाद वो कैसी हो जाती है? बेकार लगने लगती है। और अति का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा पशुचारण का मतलब है अगर अत्यधिक पशुओं को चराओगे तब भी खेती जो है वो इस काबिल नहीं रहेगी, भूमि इस काबिल नहीं रहेगी कि उसमें खेती ज्यादा मात्रा में हो पाए। अगला है खनिज प्रक्रियाएं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास ऊपर की जो परत होगी भूमि की, उस पर ही तो खेती करते हैं हम लोग। और अगर मुझे खनिज निकालना है, ठीक है, खनिज का मतलब सोना निकालना है कहीं से, तो क्या ऊपर ही पड़ा हुआ थोड़ी मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। उसे कहां से निकालोगे? बहुत अंदर से खोद के निकालोगे, ठीक, बहुत अंदर से खोद के निकालोगे। बहुत अंदर से खोदोगे तो क्या उस बहुत अंदर जाकर के खेती हो पाएगी? नहीं। तो पहला कारण क्या था भूमि निम्नीकरण का? कि खनन हो रहा है। दूसरा कारण क्या था? कि कचरा फेंक दिया बहुत समय तक। तीसरा कारण बहुत ज्यादा पशु चरा लिए। चौथा कारण खनिज हमने बहुत ज्यादा निकालने की कोशिश करी। पांचवा जो कारण होगा, कौन कौन से हो गए? खनन, कचरा, अति पशुचारण वगैरह हो गए, ठीक है। पांचवा जो कारण होगा, उद्योगों का विकास, ठीक है, औद्योगिक विकास कहते हैं। औद्योगिक विकास। अब ये कैसे संभव है? उद्योगों का अगर बहुत ज्यादा विकास होता है, मतलब फैक्ट्रियां बहुत ज्यादा लगाई जाती हैं, अब उनसे जो कचरा निकल रहा है, ठीक है, उसे कहाँ फेंका जाएगा? फिर जमीन में कहीं पे डाला जाएगा या पानी में नदियों के साथ बहाया जाएगा। अब उसके जो केमिकल निकल रहे हैं वो पानी में जा रहे हैं, पानी के नीचे पानी कुछ दूर तक प्रवाहित होंगे, फिर कहाँ बैठने लगेंगे? पानी की तली में नीचे बैठने लगेंगे। और जब नीचे बैठेंगे तो क्या भूमि को, जमीन को नुकसान नहीं होगा? अरे केमिकल डाल रहा है उसमें, जमीन नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? भू निम्नीकरण का कारण है। तो भू निम्नीकरण क्या है? खेती, जब भूमि खेती योग्य नहीं रहती है तो इस प्रक्रिया को हम भू निम्नीकरण कहते हैं। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला खनन, खुदाई कर लो बहुत ज्यादा। दूसरा कचरा फेंकने लगो तब भी खेती नहीं हो पाएगी। तीसरा बहुत ज्यादा पशु चराने लगो तब भी खेती नहीं हो पाएगी। चौथा खनिज निकालने लगो, सोना चांदी अदरक प्याज लहसुन जो भी है, ठीक है। अगला अदरक प्याज लहसुन ऐसे फ्लो में कह दिया है। और अगला औद्योगिक विकास, मतलब उसमें केमिकल डालोगे तब भी जमीन जो है वो कैसी होने लगेगी? खराब होने लगेगी। आ रही बात समझ में? तो भू निम्नीकरण कितने कारणों से होता है? 5 और भी हैं, सिंचाई वगैरह से भी होता है, लेकिन अब यहाँ पे निवारण का मतलब है इसका संरक्षण। संरक्षण किसे कहेंगे? संरक्षण का मतलब है हम इसे रोक कैसे सकते हैं भूमि के नुकसान को, ठीक, कैसे करके रोकेंगे? पहला, अरे भाई किसके द्वारा फैल रहा था? खनन के द्वारा, इसके द्वारा ही हो रहा था। तो पहला तो काम ये कर लो, खनन मत करो, ठीक। क्वेश्चन के सारे सारे आंसर इसी में। पहला ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका कारण क्या है, कि ये क्यों हो रहा है। तो पहला किस कारण से हो रहा था? खनन से। तो पहला तो ये उत्तर दो, खनन मत करो।
दूसरा, कचरा ना फेंका जाए। तीसरा, अति पशुचारण को रोका जाए। चौथा, खनिज प्रक्रियाओं को कम किया जाए। पांचवा, औद्योगिक कचरे का निपटारा करने का व्यवस्थित प्रबंध किया जाए। जो ये हैं भाई यहाँ पर क्या होंगे, उत्तर होंगे। ठीक है, तो खनन को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, कचरे को मतलब नहीं फेंकना चाहिए अनाप शनाप जगह पे, या कचरे को इस योग्य बनाया जाए कि उससे नुकसान ना हो। ठीक है, खनिज प्रक्रियाएं क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या फिर इनका कोई निपटारा किया जाना चाहिए। औद्योगिक विकास जो हो रहा है उसमें जो कचरा डाल रहे हैं उसे क्या किया जाना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। ठीक है, संरक्षण लिखने के क्वेश्चन पता कैसे मुझे आता है, भू निम्नीकरण और इसके संरक्षण के उपाय दीजिए, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, भू निम्नीकरण और इसके संरक्षण के उपाय बताइए। अब ये सारा का सारा क्वेश्चन तुम्हें घर से करके लेकर के आना है, उत्तर इसका। ठीक है, लिख के तुम लेके आओगे, बस हेडिंग मैंने लिखवा दी है, हेडिंग तुम अब आराम से इसके आगे लिखते रहना। ठीक, अब इसके आगे संरक्षण मुझे लिखवाने की जरूरत है नहीं, बस इसका कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये सारी चीजें लिख के लेके आओगे। ठीक है, अगला जो है बहुत ज्यादा आता है पेपर में, वो है हमारे पास मृदा संसाधन। ठीक है, मृदा संसाधन, मृदा का मतलब है मिट्टी। मृदा संसाधन, ठीक है, मिट्टी कैसे करके बनती है, पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि मिट्टी बनती कैसे करके। मनीष, क्या बात है, बहुत बिलबिला रहे हो। ठीक है, मिट्टी बनती कैसे करके, तो बड़ी बड़ी जो चट्टानें होंगी, ठीक है, बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं उनके टूटने से मिट्टी का विकास होता है। उनके टूटने से क्या विकास होगा, मिट्टी का। अब उस मिट्टी में अगर सड़े गले जीवांश मिले हुए हैं, सड़े और गले तत्व मिले हुए हैं, या पेड़ पौधे पत्तियां फूल उनके मिले हुए हैं सड़े गले, या फिर मनुष्य के जीवों के सड़े गले अंग मिले हुए हैं, तो उसे हम क्या कहने लगते हैं, जीवांश। क्या कहने लगते हैं, जीवांश का मतलब है जीवों का अंश। तो मिट्टी कैसे बनती है, चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। और जीवांश क्या होता है, अगर उसमें सड़े गले सारी की सारी चीजें मिल जाए, सड़े गले पेड़ पौधे या फिर सड़े गले जीव मिल जाए, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, जीवांश नाम देते हैं। ठीक है, अब भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहां कहां पर कैसे मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, भारत में पहली मिट्टी पाई जाएगी उसे नाम देंगे हम जलोढ़ मृदा। ठीक है, क्या मृदा, कौन सी मृदा, जलोढ़। ध्यान सुनते रहना, ऐसा क्वेश्चन आता है लिखने के लिए कि जलोढ़ मृदा क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। या फिर क्वेश्चन आएगा काली मृदा, लेटेराइट मृदा। ठीक है, तो 5-6 प्रकार की मृदाएं बताऊंगा, और मृदा संसाधन में वही सारी की सारी आती हैं। जलोढ़ मृदा, ये क्या, बड़े ध्यान से सुनना। आपको पता है यहाँ पर पहाड़ है, ठीक है, अगर आपने 9th क्लास मुझसे पढ़ा है, तब आपके लिए ये भी बताया होगा मैंने कि यहाँ से नदी निकलती है गंगा, ठीक है, यमुना, ठीक, सिंधु, सतलज, चिनाब, ब्यास, रावी, झेलम। ठीक है, यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, निकलती है गंडक, कोसी, मतलब ये इधर उधर हो जाएंगी, घाघरा, रामगंगा, बहुत सारी नदियां निकलती हैं। तो कुल मिलाकर आप अगर ध्यान से देखोगे तो नदियां ज्यादा से ज्यादा कहां से निकल रही हैं, पहाड़ों से। जब वो पहाड़ों से प्रवाहित होंगी, ऊपर से चलेंगी, तो ऊपर से चलेंगी तो अपने साथ वो पहाड़ों के कण या उनके रास्ते में जो चट्टानें पड़ेंगी उनके कणों को तोड़ करके नहीं लेकर के आएंगी, आएंगी नहीं आएंगी। ठीक है, तो पहाड़ों के कण या फिर चट्टान या मिट्टी के कणों को तोड़ करके लेकर के आती है। और जब नीचे आएंगी ये, गंगा तो हरिद्वार में सबसे पहले मैदान में आती, बाकी पहाड़ों पर प्रवाहित होती है। जब ये नीचे उतरेंगी तो वहां से तो इनका स्लोप ये था बना हुआ,
कि यहाँ से तो पानी बहुत तेजी से गिरेगा, तेजी से गिरेगा तो मिट्टी अपने साथ साथ, पानी अपने साथ साथ कंकड़ पत्थर सब चीज ले आएगा। लेकिन जब मैदान पे आएगा तब उसे चल नहीं मिलेगा ढंग से पानी को, इतना ज्यादा ढाल कहाँ होगा, ज्यादा ढाल होगा जहाँ तेज चलेगा ना। अब मैदान पे आ गए यहाँ पर, ठीक है, तो कहाँ तेज चल पाएगा, नहीं तेज चलेगा। जब तेज नहीं चलेगा तो अपनी सारी की सारी जो वजन लेकर के आया है, पत्थर वगैरह मिट्टी वगैरह, वो सारी की सारी अपने आसपास डालता हुआ चलेगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो जो मिट्टी है जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी इन्हीं नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। कैसे करके इसका निर्माण होता है, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई जाती है, ठीक है। यहाँ आप ये कहो कि नदियां अपने साथ जिस मिट्टी को बहा करके लेकर के आती हैं उसे क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। बेसिक सुन लेना एक एक ध्यान से, ठीक है, रटना किसी चीज को नहीं है। नदियां बहा करके लेके आई हैं तो उसे नाम क्या दिया हमने, जलोढ़ मृदा। अब दो तरह की होगी, एक होगी बांगर और एक कैसी होगी, खादर। मृदा कितनी तरह की होती है, दो तरह की, एक बांगर और एक खादर। आपने सुना होगा कि बाढ़ आ जाया करती है अक्सर, सुनते हो कि बाढ़ आ गई, आज वहां बाढ़ आ गई। तो खादर मिट्टी वो मिट्टी होगी जहां पर बाढ़ अक्सर आती रहती है। अब बाढ़ जब आएगी, बाढ़ आएगी का मतलब क्या होता है, बाढ़ कैसे करके आती है कि नदी में पानी बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। नदी में पानी ये बहुत ज्यादा हो गया तो आसपास फैल जाएगा सब। जब आसपास फैलेगा तो उस घटना को हम क्या कहेंगे कि बाढ़ आ गई है, ठीक है। तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ आने के बाद अपने साथ साथ जो पानी चलेगा बाढ़ का, वो मिट्टी भी को भी तो लेकर के जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। जब वो पानी मिट्टी को लेकर के जाएगा तो जो जहां तक वो पानी पहुंचेगा उस मिट्टी को हम क्या नाम देंगे, खादर। तो आप इससे सिंपल भाषा में ऐसे कह सकते हो, ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि यहाँ पर, या आप ये कहो जहां पर बाढ़ आती रहती है या फिर बाढ़ आने तक के क्षेत्र वाली मिट्टी क्या होती है, खादर कहलाती है। तक के क्षेत्र की मिट्टी को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, ठीक है। और बांगर क्या है, जहां बाढ़ बहुत समय से नहीं आई हो, या आप ये कहो बहुत पहले आई हो, इसे हम कहेंगे पुरानी जलोढ़। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। और ये कैसी है, नई जलोढ़ मिट्टी है। नई क्यों कह रहे हैं हम इसे, क्योंकि बाढ़ यहाँ पर आती रहती है, इस कारण यहाँ पर जो है अवसाद वो जमा होते रहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी क्या है, नदियों द्वारा अपने साथ लाई गई उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ बहुत होती है, ठीक है। उपजाऊ इसलिए होती है क्योंकि जब वहां से चलेगी यहाँ तक आएगी तो अपने साथ साथ सारे के सारे अवसाद, गंदगी मतलब पोषक तत्व उन सबको लेकर के आएगी, जो चीजें खेती के लिए उपयोगी हैं उन सबको लेकर के आएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश पड़ता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं, चावल, गन्ना, तमाम तरह की फसलें होती हैं, ठीक है। तो ये कैसी होती है, बहुत ही उपजाऊ। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी है, जलोढ़, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। दो प्रकार की होगी, बांगर और खादर। बांगर होगी पुरानी जलोढ़, खादर होगी नई जलोढ़, ठीक है। हाँ, उत्तर भारत के क्षेत्र में अधिकांशता पाई जाएगी, ठीक। आप ये कह लो कि ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ भी थोड़ी बहुत मिलती है, ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में ये क्या पाई जाएगी, जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद इस जलोढ़ मिट्टी को और भी नामों से पूछा जाता है, कांप। अरे भाई नई मिट्टी आ रही है पानी के साथ तो कांप बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, नहीं समझ रहे हो। कछारी मिट्टी भी इसे कहते हैं, कांप, कछार, या फिर दोमट मिट्टी भी इसी को कहा जाता है। पोषक तत्व इसमें अंधाधुंध होते हैं, खेती इसमें बहुत होती है। अब उत्तर भारत में तो मैंने बता दिया, दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां निकलती हैं, ठीक है। अब ये नदियां कहाँ पर जा रही हैं, यहाँ पर। इसीलिए जब भी मैं बनाता हूँ तो ये हिस्सा मैं काट काट करके बना देता हूँ, ये लगातार बना देता हूँ। क्यों कटा हुआ, क्यों, क्योंकि नदी यहाँ से जा रही है तो ये हिस्सा काटेगी नहीं काटेगी, थोड़ा बहुत पहाड़ का, ठीक। तो नदी जा रही तो हिस्सा पहाड़ का काटेगी। अब मैंने ये जो हिस्सा बनाया हुआ है यहाँ पर नदी बह करके जा रही है, तो यहाँ पर जब नदी पहुंचती है, ये वाली मिट्टी जो होती है ये भी कौन सी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है। समझ में आ रही बात, ये भी जलोढ़ होगी, ये भी जलोढ़ होगी।
तो नदियां जो बहुत दूर से चल करके आती हैं अपने साथ पोषक तत्वों को लाती हैं और उन्हें यहाँ पर डाल देती हैं, और इस प्रकार क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। दो प्रकार की होगी, बांगर खादर। बांगर जहां पर बाढ़ बहुत पहले आई हो कभी, ठीक है, या पुरानी बाढ़ आई हो या पुरानी जलोढ़ हो, और जहां पर अक्सर बाढ़ आती रहती है उसे हम क्या कहते हैं, खादर या फिर नई जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा जाता है कि उपजाऊ मिट्टी, तो मैंने बता दिया, कांप कछारी, सारी सारी चीजें आपके लिए बता दें। ठीक है, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, या फिर इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आप कह दोगे पोटास, फास्फोरस, ये सारे के सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक, और ये डेल्टाई क्षेत्रों में बहुत मिलती है। डेल्टा, जहां पर डेल्टा बनता है, बता दूंगा डेल्टा भी आप तुम्हें एक आध दिन। ठीक है, असल में मैं 9th में पढ़ा चुका हूँ डेल्टा के बारे में। तो आप लोग एक काम करो, कुछ काम का दिख रहा है तो उतार लो, ये लिख के तुम्हें घर से ही लेके आना है। सही बना है? शाहजहां होता तो क्या कहता है? नहीं, शाहजहां होता तो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये बताओ अमेरिका क्या कहता था? ठीक है, चलो इधर देखो, अब मिट्टी समझा रहे हैं। ठीक है, मिट्टी मैंने पहले बताया आपके लिए, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में आपके लिए कल समझा भी चुका हूं। बांगर, खादर दो तरह की होती है। इसी मिट्टी को कांप मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, या इसी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और ये पाई कहाँ जाती है? ये पाई जाती है इस उत्तर भारत के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में। ठीक है, इस उत्तर भारत के क्षेत्र में, शांति से, ठीक है, ये पाई जाती है। और मैं इसे डिनोट कर दे रहा हूँ लाइनें बना करके कुछ इस तरह से। उत्तर भारत के क्षेत्र में ये, मतलब यहाँ तक नहीं आएगी, पूरा मैप एग्जैक्ट ना बन पाए तो उसके लिए टेंशन ना लेना। उत्तर भारत की, अब ये सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है कि नहीं? मैंने आपके लिए बताया था सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि नदियां इसे काट करके लेकर के आती हैं, इसमें सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे कारण उपजाऊ बहुत होती है। इस कारण यहाँ पर खेती ज्यादा होती है। जहां पर अच्छा खेती होगी वहां पर खाने पीने को भी होगा, खाने पीने को होगा तो वहीं पर तो लोग रहेंगे। इसलिए भारत की ज्यादातर जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, अगला है काली मिट्टी। कैसी मिट्टी है? काली, कतई काली। ठीक है, अगला है काली मिट्टी। अब देखो ये काली मिट्टी का क्या काम है। पहली बात तो ये बताओ काली मिट्टी आई कहां से? ठीक है, काली मिट्टी से ये इसलिए हो गई क्योंकि सूरज की गर्मी में रह रहे के काली हो गई है, नहीं ना? तो सूरज की गर्मी में तो यहाँ की भी मिट्टी रह रही है, ये काली क्यों नहीं हुई है? ध्यान सुनो, हुआ क्या था कि बहुत समय पहले ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था। ज्वालामुखी पर्वत होता है जिससे लावा निकलता है। ठीक है, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था इन क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट होने से, यहां पर आप समझ लो, विस्फोट होने से वहां पर जब ज्वालामुखी फटा तो उसका लावा चारों तरफ फैल गया। अब चूंकि तापमान बहुत ज्यादा था, तो वो जब लावा मिट्टी में परिवर्तित हुआ तो वो काला पड़ गया। भाई ज्यादा चीज को जलाओगे तो कैसी हो जाएगी? काली। तो कैसा हो गया? काला। ठीक है, तो इस मिट्टी को हम क्या नाम देते हैं? काली मिट्टी। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा एग्जैक्ट मैप वैसा ही बन रहा है जहां जहां पर है। ठीक, अब काली मिट्टी ज्यादातर पाई कहाँ जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाएगी? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में। ठीक है, मतलब गुजरात के क्षेत्र से यहां से शुरू होगी। अरे यहां पर कहां पर? गुजरात में। यहाँ गुजरात से शुरू होकर के कहां तक जाएगी? मध्य प्रदेश तक। और ऊपर कहां तक जाएगी आपकी? महाराष्ट्र में। और नीचे कहां तक आएगी? कर्नाटक तक। कहां तक आएगी?
कर्नाटक, इन क्षेत्रों में ये चारों तरफ से पाई जाती है। ठीक है, इधर देख लो काली मिट्टी। अब इस काली मिट्टी में पोषक तत्व जो होते हैं वो मैग्नीशियम, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें खेती बड़ी अच्छी जो होती है वो होती है मूंगफली की। मूंगफली अच्छी होती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं थोड़ा सा सूखने पर। ठीक है, और जरा सा भीग जाए तो ये बहुत ज्यादा चिकनी हो जाती है, जिस कारण इसे जोतना मुश्किल हो जाता है, इसलिए थोड़ी बहुत नमी होने पर ही इसे जुतवा देते हैं। ठीक है, बनी काय से है, ज्वालामुखी के फटने से लावा फैल गया चारों तरफ, जिस कारण इस मिट्टी का निर्माण हुआ था। ठीक है, और कपास की खेती इसमें बड़ी अच्छी होती है। काय खेती अच्छी होगी? कपास की, इसलिए इसे हम कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसको क्या नाम देंगे? रेगर मिट्टी, या क्या नाम देंगे? कपासी मिट्टी। दोनों तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, कपासी मिट्टी या क्या नाम देंगे? रेगर मिट्टी। समझ गए बात के लिए? और फसलें कौन कौन सी अच्छी हो रही है? मूंगफली, तमाकू, तमाकू है, हाँ है। ठीक है, तमाकू बो, ये वाला मसला होता है। ठीक है, सफल, हाथी घोड़ा जो भी है। ठीक है, मूंगफली, चावल, गेहूं, गन्ना, ये सारी की सारी फसलें इसमें आसानी से होती रहती हैं। ठीक है, अगली है लाल और पीली मिट्टी। इधर लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, तो मैं ये समझाता रहूंगा, इधर देखना है बार बार। अब ये कहाँ पाई जाएगी? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत भाई, ये ऊपर वाला क्या है? उत्तर भारत, और नीचे वाला क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में पाई जाएगी, कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होगी, जहां पर वर्षा कैसी होती है? कम। ठीक है, अब आपके लिए पता है कि यहां पर तो पहाड़ है कि नहीं है? और आपके लिए ये भी पता है कि यहां पर भी क्या है? पहाड़ है। तो इधर से भी बादल जाएगा तो यहां पर टकरा करके रुक जाएगा, इधर से भी बादल जाएगा तो अधिकांशता यहां पर ही बरसेगा, इधर नहीं जा पाएगा। तो बीच का जो विदर्भ का क्षेत्र रह जाता है वो कैसा रह जाता है? थोड़ा सूखा रह जाता है। ठीक है, वहां पर पानी ज्यादा नहीं पहुंच पाता है। यहाँ पर तो अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत इस पे पानी और पार ही निकलने देता है, अभी इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो पानी इधर उधर बरस जाता है, यहाँ पर कम पानी पहुंच पाता है, ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं पहुंचता है, यहाँ पर पानी कैसा पहुंचता है? कम, जिस कारण ये क्षेत्र कैसा रह जाता है? सूखा, मतलब कम वर्षा होती है। और यहाँ पर जो मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? लाल और पीली मिट्टी। अब आपके लिए अच्छे से पता है कि बारिश ही कम हो रही है। जब बारिश ही कम हो रही है तो जाहिर सी बात है, बारिश के कम होने का सीधा सीधा सा लॉजिक ये है कि वहां पर फसल कम होती होगी। अरे भाई, फसल कम होगी, फसल कम होगी तो ये मिट्टी कैसी होती है? कम उपजाऊ होती है। मिट्टी कैसी होगी? कम उपजाऊ। ठीक है, और इसमें कमी होगी, पोटाश भी कम पाया जाएगा, नाइट्रोजन भी कम पाया जाएगा, चूना भी कम पाया जाएगा, कम उपजाऊ मिट्टी होगी। और कहाँ कहाँ पाई जाएगी? कर्नाटक। कौन क्षेत्र में? कर्नाटक यहाँ पर पड़ता है। दूसरा आंध्र प्रदेश, ये वाला क्षेत्र, मतलब पहाड़ के उधर तो होगी बारिश, इधर नहीं होगी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, ये बीच में फंसे हुए क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में जो है ये मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, यहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी, कौन सी? लाल और पीली मिट्टी। ठीक है, लाल तथा पीली मिट्टी यहां पर पाई जाएगी, और इसमें पौष्टिक तत्वों की कमी होने के कारण ये कैसी होगी? कम उपजाऊ होगी। और इसमें जो फसल होगी, बाजरा, देखो जहां पर कम उपजाऊ मिट्टी होगी, बारिश कम हो रही है, तो ज्वार बाजरा के लिए पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, ज्वार बाजरा कम पानी में भी हो जाता है आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए कम फसल, मतलब ज्वार, बाजरा, कपास, गन्ना, गन्ने के लिए बहुत पानी चाहिए होता है, सबसे ज्यादा पानी गन्ने में ही लगता है। ठीक है, हालांकि चाय भी है इसी श्रेणी में शामिल, लेकिन गन्ना सबसे ज्यादा पानी वाली फसलों में आता है। अगली है लेटेराइट मिट्टी, और इसका रंग भी कैसा होगा? लाल या पीला होगा, लेटेराइट मिट्टी का रंग। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में, आप तो उत्तर प्रदेश में ही रहते हो, उत्तर प्रदेश में कभी झांसी घूमने जाओ। मैं गया हूं झांसी। कभी हमीरपुर जाओ, कभी ललितपुर जाओ, सब क्षेत्र घूमे हुए हैं। ठीक है, ललितपुर हो गया, बांदा हो गया, बांदा, इन सब में जो मिट्टी पाई जाएगी वो कौन सी होगी? लेटेराइट मिट्टी होगी। कौन सी वाली मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और ये थोड़ी सी कंकड़ पत्थर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसे लेटेराइट क्यों कह रहे हैं? लेटेराइट का मतलब है ईंट से। लेटेराइट कैसे संबंधित है? ईंट से। जब ये मिट्टी थोड़ी सी सूख जाती है
तो ये ईंट की तरह सख्त हो जाती है। जब ये मिट्टी थोड़ी सूख जाएगी तो किस तरह टाइट हो जाएगी, ईंट की तरह, इसलिए इसे क्या नाम देते हैं, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो लेटेराइट मिट्टी इसे कहते हैं, शुष्क होने पर ईंट की तरह सख्त हो जाती है। और इसमें भी चूना, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन कम पाए जाते हैं, तो ये कम उपजाऊ होगी, मतलब ज्यादा उपजाऊ नहीं होगी। और ये स्थान कहां पर होगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, भाई यहीं पर तो पानी नहीं बरस रहा है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, मेघालय, असम में ठीक ठाक बरसता है। ठीक है, असम, मेघालय, यहां पर होगी। अच्छा ध्यान दो, अब इसमें खेती काय की बढ़िया होगी, आप देख रहे हो, मतलब इसमें जो वर्षा होती है वो ठीक ठाक होती है, ठीक इस तरफ आ जाएगी तो आ जाएगी। अब यहां से आप देख रहे हो कि मेघालय में, मेघालय का जो मानसराम है, वहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। दुनिया में जब सबसे ज्यादा बारिश हो रही है तो वहां पर मैंने बताया चाय के लिए बहुत चाहिए होती है, पानी की आवश्यकता होती है। तो असम तो चाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, असम में चाय सबसे ज्यादा होगी, तो यहाँ पर चाय सबसे ज्यादा होती है। कौन सी मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सबसे ज्यादा वर्षा, और चाय यहाँ पर ज्यादा होती है। चाय के लिए पानी चाहिए भी बहुत, और उसमें रुकना भी नहीं चाहिए, दोनों कंडीशन चाहिए, चाहिए भी बहुत, रुकना भी नहीं चाहिए, इसलिए चाय कहाँ बोया जाता है, ढाल पर। तो जब पानी बरसेगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, काजू, रबड़, रबड़ ये वाला क्षेत्र आ जाओ, यहाँ पर कर्नाटक वाला क्षेत्र आ जाओ, इसमें रबड़ बहुत होती है, तो वर्षा ठीक ठाक होगी। ठीक है, अगला है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय का मतलब है रेतीली मिट्टी। अब रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती बताओ, है? हाँ राजस्थान, रेत राजस्थान में ही तो ये। और राजस्थान के पास यहाँ पंजाब भी तो पड़ता है, थोड़ी बहुत पंजाब भी ले लो। तो कौन सा हो गया, एक हो गया राजस्थान, एक कौन सा हो गया, पंजाब। अब यहाँ गुजरात भी तो आ रहा है पड़ोस में, तो गुजरात भी ले लो। अब इधर हरियाणा भी तो लगेगा, तो हरियाणा भी ले लो, तो 4 ही राज्य होंगे। ठीक है, इनमें मिट्टी कैसी पाई जाएगी, रेतीली। कारण क्या है रेतीली मिट्टी पाए जाने का, यहाँ पर तो पहाड़ है, इधर से तो बारिश हो नहीं सकती, सबसे बड़े पहाड़ यहीं पर है। इधर से भी पश्चिमी विक्षोभ आता है बहुत कम, ना के बराबर, सुलेमान पर्वत वगैरह पड़ते हैं। ठीक है, इधर भी आप इधर देखोगे तो इधर भी पहाड़ होंगे, इधर से भी वर्षा नहीं जा सकती, इधर से भी बादल नहीं आ सकते, इधर से भी एंट्री नहीं मार सकते, ये रास्ता खुला हुआ है, इधर से जाएंगे। ठीक है, जब इधर से बादल घूमते हुए जाते हैं तो सामने पड़ता है अरावली पर्वत। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू, दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, तारागढ़ पहाड़ मुस्लिमों से संबंधित है, अजमेर, अजमेर शरीफ। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ पड़ते हैं, अरावली पर्वत पर। तो ये यहाँ पर अरावली पर्वत है, इधर से पानी घूमता हुआ जब जाता है बादल, तो वो यहाँ पर फिर टकरा जाता है, फिर नहीं पहुंच पाता है। तो कुल मिला के इधर से भी गिर गया, इधर से भी गिर गया, इधर से भी गिर गया, इधर से भी गिर गया। तो वर्षा ना के बराबर होती है। जब वर्षा ही नहीं हो रही है तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, बिल्कुल रेत की तरह सूखी रह जाएगी। ठीक है, तो कैसी बन जाती है, रेतीली मिट्टी। आ रही बात समझ में, रेतीली मिट्टी ऐसे कौन सी कहते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी होती है, उपजाऊ कम होती है, कम उपजाऊ होती है। ठीक है, अब आपके लिए पता है सूखी साखी मिट्टी है तो ज्वार बाजरा होंगे ही होंगे, मूंग कर दो, उड़द की दालें कर दो। ठीक है, फसल कौन सी होगी, ज्वार बाजरा मूंग उड़द। अब आ जाओ पर्वतीय मिट्टी, जो पर्वतों पर पाई जाती है। पर्वतों पर पाई जाने वाली मिट्टी क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। अब उसकी फसल मुख्य क्या होगी, चाय तो ही होगी। ठीक, चाय, गरम चाय, ठीक होगी। तो ये सारी की सारी मिट्टियां आपकी खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गई, कोई दिक्कत, कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर। अब क्वेश्चन ऐसे करके आएगा, वह स्थान जहां पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और चाय की खेती भी होती है, तो तुम कहाँ पे मार्क करोगे, यहाँ पर, या ये कह दिया लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर निशान लगा दिया। समझ गए बात के लिए, ठीक। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। तो मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन प्राकृतिक कारणों के द्वारा, या प्राकृतिक कारण आप नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी का जो नुकसान होता है, मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति कम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, आप देखो मिट्टी के कटाव को मृदा अपरदन कहते हैं। अब मिट्टी का कटाव कैसे हो सकता है, पहला प्रकार हो सकता है इसका, पहला कारण क्या हो सकता है, जल द्वारा अपरदन, जल द्वारा अपरदन। अब अगर पानी बहुत तेजी के साथ प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, पानी कहीं से बह रहा है मिट्टी के ऊपर, तो क्या वो मिट्टी को काटेगा नहीं,
ऑब्वियसली बात है काटेगा, ठीक है। तो जब मिट्टी का कटाव जल के द्वारा होता है तब इसे हम जल द्वारा अपर्दन कहते हैं। अगला है चादर अपर्दन। चादर अपर्दन ये क्या है? चादर का मतलब है, मान लीजिए मिट्टी की तह है बिछी हुई, 1 2 3 4 ऐसे करके मिट्टी की लेयर है, ठीक। वैसे भी आपने देखा होगा कि आपके गांव में ऊपर वाली मिट्टी को हम थोड़ी सख्त होगी, उसके नीचे जब थोड़ी खुदाई करोगे तो मिट्टी का रंग बदल जाएगा, और नीचे खुदाई करोगे तो पीली मिट्टी निकलने लगी, इसे पीला कहते हैं। औरतें उसे घर में मतलब गोबर से घर को कहते हैं लेसती हैं, ठीक है, दीवारों वगैरह पर या जमीन पर। तो पीला मिट्टी भी आती है, उसके नीचे रेताली मिट्टी, रेत वाली, तो कई चादरें होती हैं। तो जब भूमि की एक चादर, ठीक है, भूमि की एक चादर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है तब इसे हम क्या कहते हैं? चादर अपर्दन कहते हैं। मतलब एक परत एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाए, या आप ये कहो भूमि की किसी एक परत का जब अपर्दन हो जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं? चादर अपर्दन कहते हैं। अगला है नालिका अपर्दन, ठीक है। नालिका अपर्दन क्या है? ध्यान सुनते रहना, ठीक। पानी जब कहीं पर अधिक समय तक प्रवाहित होता है, ज्यादा समय तक बहता रहता है, तो वहां पर आप अभी यहाँ पर बैठे हो, नीचे ही देख लो आप, ठीक है, नीचे आप देखोगे तो ऐसा होगा कि नालियां सी बन जाती हैं, पानी के जाने के रास्ते से बन जाते हैं, बन जाते नहीं बन जाते हैं? बोलो, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? नालिका अपर्दन कहते हैं। तो जब पानी अधिक समय तक प्रवाहित होने पर वह नालियों का रूप धारण कर लेता है, तब ऐसे अपर्दन को नालिका अपर्दन कहते हैं। अगला है वायु अपर्दन या वायु द्वारा अपर्दन। अब ये कैसे करके होगा? अपर्दन का मतलब यही तो है, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह तक प्रतिस्थापित होना या मिट्टी का कटना। अब वायु द्वारा अपर्दन कैसे करके होगा? मान लीजिए रेत का टीला है एक, ठीक है, रेत है और मरुस्थलीय क्षेत्र है, हवा जब चलेगी तो क्या रेत को उड़ा के एक जगह दूसरी जगह तक नहीं ले जाएगी? ठीक है, तो ऐसी हवा चलती रहेगी तो रेत एक जगह से उड़ के दूसरी जगह तक जाती रहेगी, तो इस घटना को हम क्या नाम देंगे? वायु द्वारा अपर्दन। सही है। अब हम इसे रोक कैसे सकते हैं? हम ये कहें, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। अच्छा पहले ये देख लो कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये होता क्यों है, क्या हो सकते हैं इसके कारण। पहले तो हम कारण देख ले रहे हैं क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। पहला कारण होगा इसका जो सबसे मेन कारण, वो होगा वनों का कटान। वनों का कटान या आप कहोगे वृक्षों का कटान। वन काट दो या क्या काट दो? वृक्ष काट दो। अब आपने वन या वृक्ष काट दिए, उनकी जड़ें जो जमीन को बांध के रख रही थी अपने पास पास, अब वो जमीन को बांध के नहीं रख पाएंगी, ठीक है, जिसके कारण मिट्टी कैसी होने लगेगी? वहां की लूज होने लगेगी, और मिट्टी के लूज होने के कारण वो मिट्टी जल के द्वारा या वायु के द्वारा एक स्थान दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो वनों को नहीं काटना चाहिए, पहली बात। अत्यधिक चराई, पशुओं को बहुत ज्यादा चराना। अभी घास लगी हुई है जो, या जो घास लगी हुई है या फिर जो झाड़ियां हैं, वो भी तो मिट्टी को बांध के रखेंगी उसकी जड़ें, लेकिन आपने बहुत ज्यादा चराई कर दी तो पशु या तो उसे उखेड़ लेंगे या उसे खाते खाते खत्म कर चुके होंगे लगभग लगभग, ठीक है, तो उसकी जड़ें अंदर तक फैलेंगी कहाँ पर? तो अत्यधिक चराई होने पर भी मिट्टी कैसी पड़ जाएगी? लूज पड़ जाएगी, और अपर्दन कैसा होने लगेगा? ज्यादा होने लगेगा, ठीक है। अगला हो सकता है मूसलाधार बारिश। मूसलाधार बारिश, राइटिंग अच्छी मेरी है? आप कोई धोखे से खराब कह भी मत देना, ठीक है, क्योंकि अच्छी है यार। तो देखो, मूसलाधार बारिश, मनीष उधर क्या है? उन बच्चों में बैठोगे? कौन सी क्लास के बैठे हुए हैं वो, पता है तुम्हें? दूसरे तीसरे क्लास के बैठे हुए हैं, बैठोगे उनके पास, बताओ।
छोटा आ बड़ा जा, छोटे आ पे कुछ ना है, बड़े आ पे लठिया, छोटी ई पे कुछ ना है, बड़ी ई पे पुचिया। जनवरी फरवरी वाले हो बच्चे, तुम उधर देख रहे हो, इधर देख लो यार। ठीक है। मूसलाधार बारिश, अगर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मिट्टी कट के नहीं जाती है। आप अभी भराव डलवाओ घर में, मतलब अभी मिट्टी डलवाओ और बहुत ज्यादा तेज बरस जाए तो मिट्टी बह करके कहाँ जाने लगेगी, नालियों में। तो मूसलाधार बारिश की वजह से भी अत्यधिक कटाव होता है। अब हम इसे रोकेंगे कैसे करके, तो इसे रोकने को हम कहते हैं मृदा संरक्षण। मतलब कहने के ये जो नुकसान हमारा हो रहा है, इस नुकसान को क्या करना है, हमें रोकना है। ठीक है। तो मिट्टी कटाव को कैसे रोका जाता है, पहली बात तो इन कारणों को खत्म कर दो। वनों का कटाव मत करो, वृक्षारोपण करो। वृक्षारोपण। आईपीएल जानते हो क्या है आईपीएल, ये है आईपीएल देखो। चलो मत सोचो क्या आईपीएल नहीं जानना है तो क्या जानना है, तो इतने सीधे बच्चे भी नहीं होना चाहिए। वृक्षारोपण क्या है, जो पेड़ पौधे हैं उन्हें लगाना चाहिए। जब पेड़ पौधों को लगाओगे तब वो मिट्टी को क्या करेंगे, बांधे रखेंगे, और हमारी जो मिट्टी है वो अनावश्यक रूप से नहीं कटेगी। दूसरा आपका उपाय हो सकता है कम चराई की जाए, मतलब पशुओं को कम चराया जाए। एक चीज देख लो। तीसरा उपाय हमारा हो सकता है, कम चराओगे तो भाई घास ज्यादा रहेगी और मिट्टी को क्या करेगी, एक जगह पर बांध कर रख सकती है। ठीक है। और अगला आपका हो सकता है मूसलाधार बारिश है तो जल निकास की, आप बारिश को तो नहीं रोक सकते ना, जल निकास की आपके लिए व्यवस्था करनी होगी, उचित व्यवस्था करनी होगी। ठीक है। जल निकास की आपके पास अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि बारिश होने पर आपका जल ठीक प्रकार से निकल कर बह करके चला जाए और मिट्टी का कटाव कम हो। अगला एक और लिख लो, ज्यादा मत लिखो। वृक्षारोपण हो गया, कम चराई हो गई, जल निकास की व्यवस्था हो गई है, तो और मतलब मेड़बंदी कर दो। ठीक है। मेड़बंदी का मतलब है कि जो खेत है उसमें व्यवस्थित रूप से आप मेड़े बनाएं। ठीक है। मेड़े जो होती हैं जो पानी को इधर उधर नहीं आने देती हैं, मेड़े बनाएं ताकि पानी आवश्यक अनावश्यक रूप से इधर उधर प्रवाहित ना हो। तो आपके लिए पहले बात, मृदा अपरदन क्या है, भूमि का अनावश्यक रूप से कटान या मिट्टी का कटाव क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। क्यों होता है, जल पानी बहा कर ले जाता है मिट्टी को। चादर एक पूरी उठ करके या बह करके दूसरी जगह चली जाए। नालिका, नालियां बन जाती हैं, वायु द्वारा हवा उड़ा कर एक जगह दूसरी जगह ले जाती है। कारण क्या है, वनों का कटान कर रहे हो आप, वनों को काटा जा रहा है, बहुत ज्यादा चराई कर रहे हो, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तभी मिट्टी प्रभावित होने लगेगी। मृदा संरक्षण, इसे बचाने के उपाय क्या है, वृक्षारोपण, वृक्षों को लगा दो आप ताकि उसकी जड़ें बांध के रखें। कम चराई, पशुओं को कम चराया जाए, या फिर मतलब पशुचारण की व्यवस्था भी आप कह सकते हो, पशुचारण की व्यवस्था भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है। जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी निकल के एक जगह दूसरी जगह तक ठीक ठाक चला जाए। मेड़बंदी करनी चाहिए ताकि पानी अनावश्यक रूप से इधर उधर प्रवाहित ना हो, जिसके कारण मिट्टी का कटाव ना हो। ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। आपका ये पार्ट पूरा खत्म हो गया। ये बचा था दो एक मिनट का, 2-4 मिनट का, ये मैंने बता दिया। ठीक है। पहला पार्ट भूगोल का आपका खत्म हो चुका है। अब अगला पढ़ाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप इसे नोट करो।